हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इसके हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के बच्चा नोट्स, या आप कह सकते हो वन शॉट रिविजन। आप लोग इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग आज के आपके इस वीडियो में यही वाले टॉपिक को, इसी के नोट्स को, इसी की वन शॉट रिविजन हम लोग आज करने वाले है। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये कहूंगी, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंप्लीटली बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाते हुए कंप्लीट करा है। अगर आप लोगों ने वो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी ही प्लेलिस्ट का, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको जब वीडियो एंड होगी उस टाइम पे आपको मिल जाएगा वीडियोस का लिंक। और साथ साथ आपको जो बिग क्वेश्चन है या जो चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन खुद बुके हैं, वो वाला पार्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे उसका पार्ट इससे नेक्स्ट आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे आप लोगों के नोट्स। तो चलो बिना किस तरीके अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोट्स बाद में देखना, मतलब पहले आप कोशिश करना कि पहले डिटेल वाले वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग ये नोट्स वाली वीडियो पे स्विच ऑफ करना। चलो, तो हम पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, द वेरी इंटरेस्टिंग वेरी लेंथी चैप्टर। चलो, सबसे पहले क्योंकि इस चैप्टर का नाम है बच्चा आपका कॉलोनियल, कॉलोनियल एरा, कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, हमने जिक्र करा हुआ है कि जब भी एक फॉरेन कंट्री किसी और दूसरे कंट्री में जाए, किसी रीजन में जाए, किसी टेरिटरी में जाए और वहां जाके अपने आप को इम्पोज कर दे, अपनी वहां पे फोर्स एक्सर्ट कर दे अपने अकॉर्डिंग, वहां पे उनके इंटरेस्ट को पूरा करने की, इकोनॉमिक काम हो, सोशल वर्क हो, पॉलिटिकली हर तरीके से वो अपने आप को डोमिनेट कर दे उस पर्टिकुलर रीजन में जाकर। फॉर सपोज यूएसए वाले होते, अगर यूएसए वाले अगर इंडिया में आए, इंडिया वाले अगर यूएसए में जाएं और वहां जाके उनके एरिया पे के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, अपने बेनिफिट के लिए वहां पर लॉज लेकर आए ताकि इकोनॉमिकली पैसे में उनका फायदा हो, पॉलिटिकली अपने आप को वहां के रूलर्स बना ले, ये सब काम जब करें उसे हम बोलते हैं बच्चा आपका कॉलोनियलिज्म। ठीक है जी। अब देखो वही बोल रहे हैं, हमने लास्ट चैप्टर में आप लोगों की मराठास के बारे में पढ़ा था, तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि हमने देख लिया था किस तरीके से मराठास ने मुगल का जो एम्पायर था उसको काफी वीक कर दिया था। उनके बाद धीरे धीरे करके जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन आखिर ये ब्रिटिशर्स आए कैसे, कब आए, क्यों आए, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आके उन्होंने इंडिया को ही कॉलोनाइज करा। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग बेसिकली कंट्री, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, चाहे वो आपका अफ्रीका वाला पार्ट था, कुछ भी था, यूएसए भी इवन, तो उन लोगों ने उन सारे ही एरियाज को कॉलोनाइज करा था। अब उसमें पूरे के पूरे जो उनका इतना बड़ा एम्पायर था ब्रिटिशर्स का, उसमें उन्होंने ना इंडिया को कहा था ज्वेल इन द क्राउन। क्राउन का मतलब जो बेसिकली होता है ना, किंग का जो क्राउन होता है, जो गद्दी गद्दी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्राउन को क्या बोलते हैं ताज। तो ताज का जो ज्वेल है बीच का, जो ताज का जो डायमंड होता है ना, वो इंडिया को कहा गया था कि अगर क्या है, मुझे पढ़ाते हुए क्यों होता है, ये कहा गया था कि अगर ब्रिटिशर्स का पूरा एम्पायर है, इतने अलग अलग टेरिटरीज में, इतनी अलग अलग कंट्री में अगर वो राज कर रहे हैं, उसमें से जो इंडिया है वो सारे ही राज्यों का मेन राज्य है, मेन डायमंड जो है वो इंडिया है। अब ये क्यों कहा गया था, कैसे था, उसकी बात आगे हम करेंगे। आपको इसका मतलब समझ में आ गया कॉलोनियलिज्म का, कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, दूसरे रीजन के ऊपर कंट्रोल करे और वहां जाके अपने आप को पॉलिटिकली इंपोज करे, इकोनॉमिकली अपने सिस्टम्स को लगाए, कल्चरली अपने आप को लेकर आए, उससे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे तो उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ मिलकर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करा। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे, ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट, ऐसे ऑर्डर्स वगैरह पास करे जिससे उन लोगों का खुद का पैसों में फायदा हो सके, और बाद में उन लोगों ने हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में भी एंटर करने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है जी, इसे हमने बोला है कॉलोनियलिज्म। तो कहते हैं ऑल्दो जो कॉलोनियलिज्म था वो पुराने समय से भी चलता आ रहा था, ये सब चीजें बहुत पहले से हो रही थी, रोमन एम्पायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब चल रहा था, जैसे हमने बोला है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जो मेजर पीरियड शुरू हुआ था वो हुआ था 15 सेंचुरी में, यानी कि 15 सेंचुरी का मतलब क्या है, 1401 से लेकर के 1500 का टाइम जो होता है, यहाँ पे जो है मेजर पीरियड शुरू हुआ था। बिकॉज ऐसा हुआ था कि 1498 में पहली बार ऐसा हुआ था जब इन लोगों का, यूरोपियंस का इंडिया में आना शुरू हो गया। हाँ, अच्छा,
कहते हैं जब यूरोपियन नेशन स्पेन के, पोर्तुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड ये सब जो है अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करने के लिए एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगहों पे इन लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। तब जो है मेन कॉलोनियलिज्म का जो वो फॉर्म था वो शुरू हुआ था। कहते हैं ये जो कॉन्क्वेस्ट है दे वर मोस्टली अचीव थ्रू वॉर्स, वायलेंस, एनस्लेवमेंट ऑफ लोकल पीपल। ये काम वो कब कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? जब वो लोग ये तो वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं, उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, मार धाड़ का, हिंसा का सहारा लिया, और साथ साथ जो वहां के लोकल लोग हैं उनको अपने कंट्रोल में करके उनको अपना गुलाम बनाकर वो लोग अपनी इस चीजों को अचीव करते हैं। अब ये जो सब चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इस चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि हाँ क्या होगा आगे, आप जब पढ़ोगे तो उन चीजों में क्या उसका कंक्लूजन रहेगा, वो सब चीजें यहाँ पर है। लेकिन चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है एग्जैक्ट अगर बात करूं कि हाँ जी एक्चुअल में कब वो आए, कैसे आए, क्या करा, वो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, अभी होगा वो। हमने देखा कि ये जो भी यूरोपियंस थे, अब जब भी मैं नाम लूं यूरोपियंस का, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे पोर्तुगीज की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डच की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेंच की भी बात कर रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ब्रिटेन की भी बात कर रही हूँ। मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे कॉमनली। ठीक है, लेकिन तो इनका कहते हैं कि इन सबका यहाँ पे आने का या फिर इन सबका अपने एरिया को एक्सपांड करने का क्या रीजन रहा था, क्यों उनको यहाँ पे आना था, क्यों था ये सब चीजें। तो पहली बात जाहिर सी बात है, अगर उनको एक यूरोपियन पावर बनना है, अगर उनको पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली अगर उन लोगों को डोमिनेट करना है, अगर वो चाहते हैं, तो आपस में ही इन लोगों को compete करके अलग अलग रीजन्स पे राज करना होगा। अगर जो पोर्तुगल है और जो स्पेन है वो आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक, अगर उनमें से किसी को एक को भी ग्लोबल पावर बनना है, पूरे वर्ल्ड की पावर बनना है, तो जब तक वो आपस में नहीं लड़ेंगे, जब तक वो ये नहीं करेंगे कि भाई मैं उस वाले रीजन में भी राज करूंगा, वो रीजन भी मेरा हुआ है, तो तब तक क्या होगा, वो अपने अपने छोटे छोटे एरियाज में ही समट कर रह जाएंगे, वो बड़ा नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको बड़ा बनने के लिए, अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, अपने आप को ग्लोबली डोमिनेट करने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए उनको ऐसा करना होता था। और वही वाली बात है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ट्रेड करने के लिए, पैसा बहुत कमाने के लिए, ताकि जहां से भी कच्चा माल आ रहा है अगर वो उस कच्चे माल पर ही अपना कंट्रोल कर लेंगे, तो कच्चे माल को कम पैसों में वहां से लाकर अपने यहाँ पर फिनिश गुड बनाकर बहुत अच्छे से उसको सेल करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्यों करा गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए करा, पहले करा गया पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, ये चारों यहाँ पे रहेंगे। रिलीजन भी यहाँ पर इसके अंदर ही आ जाएगा। अब देखो रिलीजन का यहाँ पर क्या रहेगा, जाहिर सी बात है, जब हम देखेंगे पोर्तुगीज का पॉइंट आएगा, उसमें भी देखेंगे, हम लोग फ्रेंच का आएगा, उसमें भी देखेंगे कि इन लोगों ने अपने रिलीजन को यहाँ पर इम्पोज करना भी इनका एक बहुत बड़ा रीजन था यहाँ पे आने का। जब हमने मुगल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, मुगल्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में, तब भी हमने जिक्र करा था किस तरीके से मुगल्स यहाँ पर आए थे अपने उस बेसिकली मुस्लिम रिलीजन को यहाँ पे इम्पोज करने के लोगों के अंदर, वो चीज भी यहाँ पर थी। तो जो ये फॉरेन पावर्स आती हैं वो यहाँ पे अपने रिलीजन को भी एक्सर्ट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए आती हैं, उसको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो उनके रिलीजन में कन्वर्ट हो सके। बिकॉज यूरोपियन का रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, भाई उनके अंदर एक वो भी था कि भाई नहीं मुझे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचना है। अच्छा, एक जैसा हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर के बारे में, तो अलेक्जेंडर की थिंकिंग ये थी, पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में हम। अलेक्जेंडर की थिंकिंग ये थी कि उनको लगता था कि जो पृथ्वी है वो गोल है और जो इंडिया है वो उसका बिल्कुल एंड पॉइंट है। अगर मैं इंडिया तक पहुंच जाऊंगा तो यानी कि मैंने वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट जो है कॉन्क्वर कर लिया, ऐसा वो मानते थे अलेक्जेंडर। हालांकि क्योंकि पहले के टाइम पे इतना सब कुछ नहीं पता होता था देश के बारे में या अपने अर्थ के बारे में, सब कुछ साइंटिस्ट उस टाइम पे डिस्कवरी ही करते थे। तो कभी कहते थे कि पृथ्वी गोल है, कभी कहते थे पृथ्वी रेक्टेंगल है, पता नहीं क्या क्या चीज उस टाइम पे होती थी। हालांकि पृथ्वी क्या है आपकी, जियोइड शेप की है। कौन शेप की है, जियोइड, जियोइड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी शेप होती है ये जो कि पोल्स पे से हल्की सी फ्लैट है और यहां से पूरी इस तरीके से गोल है। ये होती है हमारी, सॉरी मेरे बहुत ही जो ड्राइंग है ना बहुत ही बेकार है, इस तरीके की जो है कुछ हमारी इस टाइप की पृथ्वी होती है हमारी। अच्छा, अब देखो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कहते हैं जो यूरोपीय के जो कॉलोनाइजर्स हैं, दे ऑफन जस्टिफाइड देयर रूल बाय क्लेमिंग दे हैड अ सिविलाइजिंग मिशन। अब जो भी यहाँ पे यूरोप से हमारे यहाँ पे हमको कॉलोनाइज करने आए थे, वो एक बात कहते थे कि भाई हम यहाँ पर आए ताकि हम आपके इंडिया को, आपकी कंट्री को सिविलाइज कर सके, बिकॉज आप जो लोग हो बहुत ही प्रिमिटिव हो, बहुत पिछड़े हो, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वो करने आए हैं। लेकिन हम जानते हैं भैया सच तो कुछ और ही था।
अब देखो हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे यूरोपियंस आए थे तो यहाँ पे हमारे डीमेरिट्स क्या क्या रहे, हम लोगों के लिए नुकसान क्या क्या हुए जब वो लोग यहाँ पे आए थे। तो पहली बात, जाहिर सी बात है, हमारी जो इंडिपेंडेंस थी वो इनसे आने से छिन गई थी, वो नहीं रही थी हमारे पास। दूसरी बात, जो हमारे लोकल रिसोर्सेस थे, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, जो भी था हमारे पास, उन सब का इन लोगों ने बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन किया था। ओवर यूज को भी, ओवर यूज का भी ओवर यूज इन लोगों ने किया था। इन रिसोर्सेस को जो लोकली नेचुरली हम लोगों के पास अवेलेबल थे उन सबको एक्सप्लॉइट करा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो लोग बाग जिस भी तरीके से रह रहे थे, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, उन्होंने उस सब चीज में भी इंक्लूड करा अपने आप को बेफालतू में इसके अंदर इंक्लूड करके हम लोगों की, उन लोगों की लाइफ को भी तहस नहस करा था, काफी डिस्ट्रक्शन किया था कॉज। साथ साथ जो उन लोगों का फॉरेन कल्चर है, जो उन लोगों का वहां का रिलीजन है, जो उन लोगों का वहां का कल्चर है, जो उन लोगों की वहां की लैंग्वेज है, उन लोगों के वहां की एजुकेशन है, वो सब हम लोगों पे इम्पोज करने की बहुत कोशिश करी थी और कई हद तक इम्पोज कर भी दिया था हम लोगों पे, जो वहां के रहने वाले लोग थे, यानी कि जो नेटिव लोग थे। अब समझे तो उन लोगों के आने से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आजादी छिन गई, पॉलिटिकली हम लोग खराब हो गए काफी ज्यादा, सोशली हम लोगों के मैटर्स में उन लोगों ने काफी इंटरफेयर करा, रिलीजन में काफी इंटरफेयर करा, हम लोगों का तहस नहस कर दिया, लाइफस्टाइल, हमारे जो रिसोर्सेस थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा, नष्ट कर दिया। ये सब काम जो उन लोगों ने यहाँ पर आकर करे थे। अब देखो, हालांकि ये पॉइंट हम लास्ट वाले, बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट रहेगा लेगेसी वाला, वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बुक में था तो मेरे को लिखना था ही, जाहिर है। यहाँ पे कहते हैं कि जो कॉलोनियल एज से बेनिफिट्स क्या रहे इसके, बस हाँ इसका फायदा है कि हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से, इसका मतलब इन सब यूरोपियंस की वजह से बेसिकली जो इंडिया है आपका, इंडिया का जो माल था, माल से मतलब रॉ मटेरियल कह लो या फिर जो फिनिश गुड है कुछ भी था, वो सब ना बहुत ज्यादा ही, मतलब हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके। हर जगह इंडिया के काम की, इंडिया के आर्टिफैक्ट्स की, इंडिया के ऑब्जेक्ट्स की, इंडिया के रॉ मटेरियल की, इंडिया के फिनिश्ड गुड की, इंडिया की टेक्सटाइल की, सबकी बहुत ज्यादा वहां पे मतलब ग्रोथ हुई, सबकी बहुत पहचान बनी वहां पर, उनकी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें यहाँ पर हुई। हालांकि इस पॉइंट को हम आगे बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से अलग अलग रेसिस्टेंट मूवमेंट यहाँ पर हुए, किस तरह अलग अलग कम्युनिटीज ने इन ब्रिटिशर्स को एक्सपैंड होने से रोका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा हुआ था कि जो कॉलोनियलिज्म था वो धीरे धीरे करके एंड होने लग गया था। अब वो कैसे एकदम, कहते हैं मतलब एकदम से काफी खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो क्या मतलब जाहिर खत्म ही हो गया। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ बच्चों? वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है, आपको पता होना चाहिए दो चीजें। वर्ल्ड वॉर 1 होता है हमारे पास 1914 से लेकर के 1918 तक, और जो वर्ल्ड वॉर 2 होता है हमारा, वो हमारा होता है 1939 से, सॉरी 1939 से 1945 तक। ये जो आपको दो टेन्योर्स पता होने चाहिए। इसके बाद 45 के बाद तो आपको पता है 47 में तो हम लोग आजाद ही हो गए थे। ठीक है जी। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियंस इन इंडिया की। आखिर अब यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे होते हैं, सबका जरा जिक्र हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये, एक बार जरा मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में इस चीज को एक बार दिखाना जरूर चाहूंगी। आई होप आपको दिख रही होगी पिक्चर। एंड यहाँ पे आप इसमें देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सारा का सारा, ये सबके सब आपका यूरोप वाला पार्ट है। वैसे तो ये अरे यार ये ना इससे हो जाता है, साथ है। ठीक है, ये जो सारा का सारा पार्ट है आपका, ये सब यूरोप वाला पार्ट है। आप देखो यहाँ पे कि यूरोप से ये लोग किस तरीके से सी रूट का इन लोगों ने साथ लिया था, और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर यहाँ से निकल के मेडागास्कर के पास से, और कैसे ये लोग इंडिया पहुंचे थे। पहले ये था आपका, ये था हमारा बच्चा आपका सी रूट, जो कि इसकी हम बात करेंगे आखिर ये फाइंड आउट किसने करा, तो अभी हम देखेंगे कि 1498 में वास्को डी गामा ने इस सी रूट को फाउंड किया था। इसलिए मैंने बोला कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर केवल मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है कि इंडिया की खोज किसने करी, तो बोलते हैं वास्को डी गामा ने करी। वास्को डी गामा ने बच्चा इंडिया की खोज नहीं करी थी। वास्को डी गामा आपके पोर्तुगीज के एक्सप्लोरर थे, यानी कि पोर्तुगल थे वो एक, और वो एक्सप्लोरर थे। देखो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, जरूर मैंने मेंशन करी होगी चीज, मुझे एक सेकंड दो कि मैं इसको ढूंढूं कि मैंने कहा ये पॉइंट मेंशन करा। हाँ देखो ये रहा, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है कि जो वास्को डी गामा थे वो कोझिकोड केरला में आए थे, यानी कि 1498 में आए थे। और ये कौन थे वास्को डी गामा? आपके पोर्तुगीज के एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो अलग अलग जगह जाके वहां उनको एक्सप्लोर करता है।
तो वो यहाँ पे आए थे 1498 में, और उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन की जो कॉलोनाइजेशन थी उसकी स्टार्टिंग इन्होंने ही करी थी। इनसे पहले अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, यही आए थे। अब इनको आने की आपकी जरूरत क्या पड़ी थी, ये क्यों आए थे, अगर वो आपको जानना है तो उसको आप ऐसे समझो। आराम से पहले इंडिया का ट्रेड जो है ना वो लैंड रूट के सहारे इनसे हो रहा था, यूरोपियन से। लेकिन जो इस वाले एरिया में ना हमारे अरब्स आके बैठ गए थे, यूरोप से नीचे और अफ्रीका से ऊपर हल्का सा यहाँ पे अरब आके बैठ गए थे। और उन अरब्स की वजह से कि जो भी यहाँ पे सामान था ना आपके यूरोप में, अगर वो सामान उनको पहले जब जब तक वो लोग खुद ही ट्रेड कर रहे थे लैंड के थ्रू, अगर वो सामान पहले उनको 100 रुपए का मिल रहा था, तो जब से यहाँ पे अरब का कंट्रोल हुआ वो सामान इनको यहाँ पे 1000 रुपए का मिलने लग गया। तो इन लोगों ने सोचा कि भैया यहाँ पे तो बहुत नुकसान हो रहा है हम लोगों को। तब इनको नीड पड़ी थी कि क्योंकि इंडिया का से इनको ट्रेड तो करना है, इंडिया की स्पाइसेस, इंडिया की टेक्सटाइल्स तो इनको चाहिए। तब इन लोगों ने ये सोचा कि भाई हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो कि हम डायरेक्टली उससे जो है इंडिया तक पहुंच सके, कोई पानी से होकर हम कोई रास्ता खोजते हैं। और तब इन लोगों ने ये रास्ता खोजा था और फिर इनको जो है ये मिला था हमारा इंडिया का रास्ता, सी रूट वाला। मतलब पहले अच्छा खासा यहाँ पे लैंड के थ्रू ट्रेड हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अरब ने सारी दिक्कत कर दी थी और फिर इन लोगों ने ये रास्ता जो है ढूंढा यहाँ से होकर इंडिया से। तब जो है स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी यूरोप की सिविलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन की, जब यहाँ पर वास्को डी गामा आ गए थे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं, यूरोपियंस इन इंडिया की बात करते हैं। मैंने बोला इंडिया जो है ग्रीक्स के साथ, रोमन्स के साथ बहुत सौ सालों, हजारों सालों से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। स्पाइसेस का मैंने बोला, कॉटन का मैंने बोला, आइवरी का, जेम्स का, दालचीनी, सैंडलवुड, टिकवुड, इन सबका हम ट्रेड कर रहे थे, स्टील वगैरह का भी कर रहे थे। और ये सब चीजें फॉरेन के मार्केट्स में काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल थी, काफी इनको मानते थे इंडिया का। जब यहाँ पे 16th सेंचुरी में जब यहाँ पे यूरोपियंस आए थे, तो इंडिया उस टाइम पे अच्छा खासा इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर था। यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पे आए थे ना, सारा इन लोगों ने नाश कर दिया। यहाँ पे आकर सब तहस नहस, सब कल्याण भवन, यहाँ पर एक बार में कहते हैं ना आग लगा दी, आग लगा दी, वो वाला काम इन लोगों ने यहाँ पे किया था। इवन उस टाइम पे मतलब एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी के जाहिर सी बात है, एंगस मैडिसन, उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया ने 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था इस टाइम पे। मतलब इनके आने से पहले वर्ल्ड का जो भी यहाँ पे जीडीपी है, वर्ल्ड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, वर्ल्ड में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से 1/4 गुड्स वो हम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कहा था। अगर मान लो पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर अगर 100 गुड बन रहे हैं, तो उसमें से 25 सामान हम ही बना के दे रहे हैं, और बाकी सारी जो कंट्रीज है, सारी की सारी कंट्रीज ये सब मिलाकर बना रही है 75, और हम अकेले ही 25 गुड्स बना के दे रहे हैं। इतना हमारी इंपॉर्टेंस थी। तो हम बहुत ही वर्ल्ड की पावरफुल और रिच कंट्रीज में से आते थे, चाइना के साथ साथ। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि जब से यहाँ पे ये यूरोपियंस आए, सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि इनके आने से पहले इन लोगों ने खुद ही, इन ट्रैवलर्स ने इंडिया को कहा था फ्लरिशिंग लैंड, जो बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत हरा भरा है, बहुत उभर के आ रहा है, काफी अच्छा चल रहा है वो, जिसको जाना जाता है उसकी स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब जहां पे इतने स्किल्ड लोग हैं और वो इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाइम लगा के, हैंडीक्राफ्ट वे से ही कर रहे हैं सही। और बहुत यहाँ पे अच्छा यहाँ का एग्रीकल्चर है, ट्रेडिंग नेटवर्क यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया है। हम वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के साथ हम लोग वहां पे ट्रेड कर रहे थे, तो हम लोगों का बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। कंट्री के अंदर भी, कंट्री के बाहर भी हम लोगों का ट्रेड हो रहा था। तो ट्रेड की वजह से, यहाँ के एग्रीकल्चर की वजह से, यहाँ के गुड्स की वजह से, हर एक चीज की वजह से यहाँ पर जो भी यूरोपीय के ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने इंडिया को बहुत बढ़िया लैंड कहा था। ठीक है। और इसी चीज ने एक्चुअल में, इसी पैसे ने, इसी कल्चर ने, इसी एग्रीकल्चर ने, इसी मैं कहूंगी यहाँ पर टेक्सटाइल ने, इसी मैन्युफैक्चरर ने इन यूरोपियंस को, यूरोपियन पावर को अट्रैक्ट भी किया था यहाँ पर आने के लिए। और तभी वो लोग यहाँ पे आए थे। स्टार्टिंग में भैया उनका था कि उनको अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, पैसे करने हैं। बाद में वो लोग पॉलिटिकली हम लोगों में घुस गए थे, तो उसका वो अलग सीन हो गया। ठीक है जी। ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग, जैसे मैंने बात करी पोर्तुगीज की, कि यहाँ पे आके इन लोगों ने कॉमर्स कैसे किया, ट्रेड कैसा रहा इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा रहा, और एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार क्या क्या करे इन लोगों ने, क्या क्या बेकार काम करे, उसकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जब वहां पे वास्को डी गामा 1498 में केरला में आ गए थे, केरला कोझिकोड की कोस्ट पे आ गए थे, तभी से जो है यूरोप की कॉलोनाइजेशन की जर्नी शुरू हुई थी। अच्छा, जब ये यहाँ पर आए थे पोर्तुगीज, क्योंकि इंडिया में ट्रेड वगैरह बहुत पहले से चल रहा था,
तो उन तो जो बाकी यहाँ पे जो रूलर्स वगैरह थे उनको ये था, हाँ ठीक है मर्चेंट्स आए हैं, ट्रेड करने आए हैं, तो स्टार्टिंग में आराम से उनका वेलकम करा गया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने पता है इन्होंने क्या करा, मतलब बॉम्ब वगैरह फेंक दिए थे कई पोर्ट सिटीज वगैरह पे अगर नुकसान करने के लिए। तो बाद में लोग बहुत गुस्सा हो गए थे इनसे, वो चीज इन लोगों ने यहाँ पर करी थी। तो इनके फिर ना जो वहां के लोकल रूलर्स थे, आसपास के लोग थे, उन लोगों के साथ रिलेशंस कुछ खास अच्छे इनके नहीं बन पाए थे। कहते हैं जब ये बाद में यहाँ पर आए थे अपनी वॉयज से, मतलब बेसिकली बहुत लंबी जर्नी तय करके, बिकॉज अगर आप सोचो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो था, ये वाला रास्ता, ये अगर पहले एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, अगर पहले के टाइम पे 10 घंटे का हुआ करता था ये लैंड रूट, जो ये लैंड रूट था, अगर ये 10 घंटे का हुआ करता था आराम से यहाँ का, अब ये जो सी रूट बना है ये मैं कहूंगी 30 से 40 घंटे का हुआ करता था। इतना लॉन्ग डिस्टेंस, इससे डिफरेंस यहाँ पर इतना इसके अंदर आ गया था। ठीक है जी। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जब ये बाद में यहाँ पे आए थे अपनी इस लॉन्ग जर्नी से, तो बाद में आकर इन्होंने कैलिकट में बॉम्बार्ड करा। कैलिकट यानी कि जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है ना, उसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैलिकट। तो यहाँ पर आके इन लोगों ने ये चीजें करी थी। आगे मैंने एक जगह कैलिकट लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो था, तो जिससे पता चला था कि भाई ये जो पोर्तुगीज है ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने आए हैं। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए हैं, क्योंकि अगर ट्रेड करने आते तो यहाँ पर ये ऐसे बॉम्बार्डिंग वगैरह नहीं करते, यहाँ के बॉम्ब नहीं फेंकते, यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हालांकि इनकी इंटेंशन काफी हद तक समझ में आ गए थे उस टाइम पे जब इन्होंने बॉम्बार्डिंग वगैरह करी थी, लेकिन ठीक है जिस चीज चल रही थी वो चल रही थी। फिर यहाँ पे वो लोग अपनी असली औकात दिखाते हैं फाइनली, जब वो धीरे धीरे करके जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे जहां से गुड्स अलग अलग कंट्रीज में भेजे जा रहे थे, वो जो पोर्ट्स थे उनको कैप्चर करना शुरू करते हैं। खास करके आपका जो ये गोवा वाला पोर्ट था, इन्होंने यहाँ पे इसको कैप्चर बहुत जल्दी करना शुरू किया। गोवा कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे मतलब उसके पास है, बिल्कुल कोस्ट वाली बाउंड्री है वो उसकी। ओके तो कहते हैं 1510 में जो है इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। वो गोवा जो इनकी कैपिटल बनेगी इनकी कॉलोनी की, क्योंकि पोर्तुगीज का मेन सेंटर रहेगा गोवा। आगे आप देखोगे फ्रेंच का मेन सेंटर रहेगा पुदुचेरी। जैसे इनका मेन सेंटर क्या रहा, वो रहा गोवा। तो उन्होंने और भी कुछ ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह थे मालाबार में, कोरोमंडल कोस्ट आपका ये वाला जो कोने वाले होते हैं, मालाबार कोस्ट आपका जो है केरला वाला है, और कोरोमंडल कोस्ट आपका ये वाला है इधर वाला पार्ट। तो इन्होंने यहाँ पर भी जो है कंट्रोल करना शुरू किया। गोवा ये आपका यहाँ पर है कर्नाटक के नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पर भी जो इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करा। अच्छा महाराष्ट्र और कर्नाटक, हाँ ठीक है उसके पास। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने बोला कि ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह इन्होंने उन सब पे कंट्रोल करा अपना। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट क्या होता है। ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पे फॉरेन लैंड से बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, और जब वो यहाँ पे छोटी छोटी सी सेटलमेंट करते हैं, मतलब जाहिर सी बात है जब वो लोग एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे रहना आके शुरू करते हैं जहाँ पे वो गुड्स को सेल कर सके, गुड्स को बाय कर सके, गुड्स को एक्सपोर्ट स्टोर करके रख सकते हैं, उसे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं ट्रेडिंग पोस्ट। तो बेसिक से क्या मिनी बेस है ट्रेड करने के लिए। अगर कहते हैं ऑफन लोकेटेड इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और अलोंग ट्रेड रूट्स। मान लो अगर यहाँ पे एक ट्रेड का रास्ता है कि यहाँ से होगा ट्रेड और फिर यहाँ पे जो है जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों ने यहाँ पर अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश कर लिया जहां पे ये लोग गुड्स को खरीद सकते हैं, गुड्स को बेच सकते हैं, आसपास रह सकते हैं, और गुड्स को एज अ वेयर हाउस के रूप में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे बोला गया ट्रेडिंग पोस्ट, जहां पे वो आराम से यहाँ से ट्रेड वगैरह वो कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ऐसे ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह मालाबार कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट जहां से मेन ट्रेड हो रहा था, वहां पे इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश कर दी। कहते हैं उन लोगों ने एक सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा था कॉल्ड कारताज यानी कि पास। अब इसका मतलब क्या था, अब जहां पे इन लोगों ने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह स्टैब्लिश करे हैं, अगर वहां से किसी शिप को गुजरना है, यहां से फॉर सपोज यहाँ पे इनका है ट्रेडिंग पोस्ट, अब यहां से किसी एक शिप को यहाँ पे गुजरना है जो कि इनकी शिप नहीं है, पोर्तुगीज के किसी और की शिप है, तो अगर इन्हें यहाँ से गुजरना है तो पहले इनको यहाँ पे पोर्तुगीज का पास लेना होगा, विच इज कॉल्ड कारताज लेना होगा। अगर इनके पास वो पास नहीं होगा ट्रेड करने के लिए, तो पोर्तुगीज ने अगर इनकी शिप को गुजरते हुए देख लिया तो इनके शिप को सामान के साथ सीज कर लिया जाएगा, पोर्तुगीज इसको सीज कर देंगे। ये काम इन लोगों ने यहाँ पे किया था। अच्छा यहाँ से आपको एक पॉइंट याद आया बच्चा, यहाँ पे जो हमारे राइज ऑफ मराठास में हम लोगों ने पढ़ा था कनौजी एंग्रे के बारे में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्हीं लोगों से अपने पास बाद में दिलवाए थे। मैंने याद आया
कि लोगों ने कहा कि अब तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को, क्योंकि मराठास का कनौजी एंग्री के थ्रू नेवी पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया था, तो नेवी पे कंट्रोल करने के बाद उन्होंने अपने ही पास को रिलीज किया था और कहा था अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है, अगर तुम्हें अपने शिप्स को यहाँ से गुजारना है, तो तुमको हमसे हमारा पास लेना होगा। ये काम उन्होंने वहां पे अप्लाई कर दिया था। लेकिन पहले हमने कहा था कि पोर्तुगीज ने जो है पहले ये काम किया था। इससे क्या हुआ था, जाहिर सी बात है, वो इंडिया और यूरोप के बीच का जो स्पाइस का ट्रेड था खासकर, उसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाते थे, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्सेट्रा, उस चीज को यहाँ पर वो कर पाते थे। नेक्स्ट अगर जरा बात करो, अगर मैं गोवा के इन्क्विजिशन की, विच इज ऑन इन 1560। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मैंने बोला कि पोर्तुगीज ने धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उन सबको कैप्चर कर लिया था, और गोवा को भी 1510 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि इन लोगों का एक मोटिव ये भी था, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना, यहाँ पे अपने रिलीजन को लेकर आना। और वो कौन सा था, उनका था क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे लोगों ने यही करा कि वो यहाँ पे पोर्तुगीज का आना सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल, यानी कि यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं था, बल्कि साथ साथ अपने रिलीजन को भी यहाँ पे इम्पोज करना, और जो यहाँ के रिलीजन है उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको टॉर्चर करना, उन लोगों को मारना, धमकाना और कन्वर्ट करना उनको अपने रिलीजन में, ये इनका मेन काम था। और इसे ही कहा गया आपका गोवा का इंक्विजिशन, जहां पे उनका मेन मोटिव ये था कि अगर यहाँ पे कोई और रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी यहाँ पर है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो यहाँ पे इन सब लोगों को मारो, इनका टॉर्चर करो, इनको एग्जीक्यूट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होंगे इनको मार दो, लेकिन यहाँ पे इनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी में। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बहुत क्रूवल होने लग गया, बहुत बेकार होने लग गया, बहुत बेकार रूप इसने ले लिया, और जो भी यहाँ पे थे हिंदू, मुस्लिम, ज्यूज, जो भी यहाँ पर है, सबको यहाँ पर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, जो भी अपने पुराने रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। समझ में आया जी। हिंदू टेम्पल्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई लोग जो है बहुत डर से यहाँ पे रह रहे थे। तो फिर जब ये चीज खत्म कब हुई, जो पोर्तुगीज का यहाँ पे रूल एंड हो गया था 1812 में, तब जो है ये चीज खत्म हुई थी, वरना उससे पहले तक यहाँ पर ये चीज रही थी। एंड दैट वाज गोवा का इंक्विजिशन, बिकॉज ये चीज एक्सटेंसिवली, एक्सक्लूसिवली, खासकर मेजरली, स्पेसिफिकली गोवा में ही अप्लाई करी गई थी, इसलिए इसका नाम था गोवा का इंक्विजिशन। अब यहाँ पे जरा हम एक रानी के बारे में पढ़ेंगे, हु वाज रानी अबका वन। किस तरह से उन्होंने पोर्तुगीज के अगेंस्ट जो है खुद को रोका था, या पोर्तुगीज को जो है रोका था अपने उसमें। कहते हैं ये कर्नाटक में राज करती थी, उल्लन नाम की बेसिकली दिस अ प्लेस, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था, जहां पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, और वहां पे इनका राज चलता था। कहते हैं 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने बहुत बार ट्राई किया था इनके इस पोर्ट को, इस उल्लल नाम के पोर्ट को जो है उसको जो है कॉन्कर करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, रानी अबक्का ने बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म करे थे, गठबंधन बना ली थी आसपास के किंगडम से, कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर अटैक करा तो हम सब जो है मिलकर इन पे अटैक कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी टेरिटरी को डिफेंड करा, और लेकिन बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया, और फिर वो लड़ते लड़ते जेल में ही मर गई थी। उनके बाद आती है रानी अबक्का टू, जिन्होंने क्या किया था, इवन कोकोनट के जो वो होते हैं ना, मतलब नारियल के जो शेल होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट, उससे जो उन्होंने फायर बॉल बनाई थी, और पोर्तुगीज के शिप को जला दिया था, उनको पूरा फेंक फेंक के। वो एक बड़ा बढ़िया वाला काम किया था इन्होंने, और जो उनकी बहादुरी के लिए, और जिस तरह से उन्होंने पोर्तुगीज को रोका था, इस रेसिस्टेंस के लिए उनको आज भी जाना जाता है। इवन कहते हैं यक्षगन के नाम से, जो कि एक ट्रेडिशनल डांस ड्रामा था उस रीजन का, हम इनको जो आज के टाइम पर भी जानते हैं। बहुत सिंपल चीज थी यहाँ पर ये। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके डच के बारे में। डच जो कि यहाँ पे ट्रेड और कंपटीशन करने आए थे, उनके बारे में जरा हम मेन यहाँ पर बात करते हैं। डच तो यहाँ पर खैर बहुत जल्दी मूंगी खा के चले गए थे, ये इतना लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते, इनका इतना कुछ नहीं रहा। कहते हैं डच यहाँ पे इंडिया में आते हैं अर्ली 17th सेंचुरी में ही, और उनका मेन फोकस जो है क्या रहता है, वो रहता है ट्रेड का। स्पाइसेस में ही मतलब बेसिकली इनका जो मेन था वो था ट्रेड, और ट्रेड करना वो भी किसमें, स्पाइसेस का, मसालों का ट्रेड करना। पोर्तुगीज की तरह इनको यहाँ पे कोई फोर्स का इस्तेमाल करना या अपने रिलीजन को वो सब करना, वो सब इनका मेन पर्पस नहीं था। इनका मेन यहाँ पे था, ये मुझे ट्रेड करना है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे पोर्तुगीज आए, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, तो हम भी जो है यहाँ से खूब पैसा कमा के जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने डच की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली थी, और कुछ ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बनवा दी सूरत में, भरूच में, कोचिन में, जो आपके वेस्ट, आपके नीचे वाले पार्ट में है, तमिलनाडु के पास, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये भी ईस्ट कोस्ट में, वहीं पे सब कुछ। यहाँ पे इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह सूरत में बनवा दिया, यहाँ पे बनाया, ताकि अगर यहाँ से कोई भी सामान होके गुजरेगा तो जाहिर सी बात है उससे हम पैसा तो खाएंगे ही खाएंगे, और साथ साथ हम यहाँ पे अपने सामान को इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और स्टोर करके भी रख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने इन वाले रीजन्स में यहाँ पर अपने अपने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बनवाए। इनका मेन जो रीजन रहा वो रहा मालाबार रीजन, जहां से इन लोगों ने पोर्तुगीज को हटाया और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। अब यहाँ पे इनका एक सीन हो गया था विद राणा, सॉरी आपको जो मरथांडा वर्मा थे, किंग थे हमारे, तो उनके साथ इनका एक सीन हो गया था 1741 से ही। तभी से जो है इनका जो रूल रहा, जो रीजन रहा, वो काफी रिड्यूस होता रहा। जब यहाँ पर हुआ बैटल ऑफ कोलाशल, बैटल ऑफ कोलाशल जो था आपका, वो इन किंग मरथांडा वर्मा और डच का जो ये फोर्सेस थे इनके बीच में हुआ था। केरला वाले पार्ट में बेसिकली यहाँ पर ये हुआ था, इस वाले पार्ट में। और इन्होंने क्या किया था, जो मरथांडा वर्मा किंग थे, इन्होंने डच को पानी में भी हरा दिया और लैंड पे भी हरा दिया। दोनों ही जगहों पे, जहां पर भी ये लोग लड़ रहे थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही जगहों पे हरा दिया। और ऐसा करने वाले सक्सेसफुली बहुत, मतलब काफी बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं जो कि एक एशिया की जो पावर थी उस टाइम पर, वो किसी यूरोपियन पावर को रोक सके बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। वो पहली बार ऑलमोस्ट ऐसा हुआ था। इस चीज ने डच की इन्फ्लुएंस को, डच के प्रभाव को बहुत ही रिड्यूस कर दिया था। और बाद में बस हम इनको बुक्स के थ्रू जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। बाद में एक्चुअली ये डच थे, ये इंडोनेशिया चले गए थे यहाँ से हटकर, ताकि यहाँ जाके ये लोग यहाँ पे आराम से जो अपना ट्रेड वगैरह कर सके। उन्होंने किया भी था काफी अच्छा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट रहा, यानी कि बैटल ऑफ कोलाशल, वहां पे डच आए थे, डच और किंग मरथांडा वर्मा जो कि आपके केरला वाले पार्ट के थे, उनके बीच में एक वॉर हुआ, बैटल हुआ, विच वाज कॉल्ड बैटल ऑफ कोलाशल। वहां पे जो आपके डच की फोर्सेस थी वो हार गई, पानी में भी और लैंड पर भी, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह उनको काफी नुकसान हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हो कि वो लोग वहां से वीक हो गए, तो वो लोग वहां पे बाद में जो है वो चले गए थे। और उस टाइम पे ऐसा करने वाली एशियन पावर, जो सिर्फ खुद की एशिया की ही है, उन्होंने किसी बाहर की हेल्प नहीं ली है, वो काफी रेयर पावर बनी थी जिसने एशियन पावर ने यूरोपियंस को हरा दिया हो। काफी उस टाइम पे काफी इनका बोलबाला भी हुआ था मरथांडा वर्मा किंग का। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे विच इज फ्रेंच की बात करेंगे, कॉलोनियल एम्बिशंस की इन इंडिया में, कि आखिर जो फ्रेंच थे उनके इंडिया में एम्बिशंस, उनके एम वगैरह वो कैसे रहे। तो कहते हैं फ्रेंच यहाँ पे आते हैं बच्चा आपका लेट 17th सेंचुरी में, यानी कि 1660 के बाद 1670 के आसपास तब ये जो है लोग आते हैं और अपना जो है पहली ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करते हैं सूरत में, और फिर करते हैं वो पौंडीचेरी में 1674 में। हम देखते हैं पौंडीचेरी का जो है बाद में नाम चेंज होकर 2014 में मेरे ख्याल से पुडुचेरी हो गया था। अच्छा, कहते हैं उन्होंने भी फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बहुत चला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ब्रिटिशर्स की तो रहेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो यहाँ पे थी और उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है फ्रेंच एम्पायर कैसे बनाना है उसकी जो है प्रॉपर प्लानिंग करी थी। डुप्लिक्स थे यहाँ पे, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत नई नई स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लगाई थी। आप उनको देख सकते हो डुप्लिक्स कौन से थे। इन्होंने क्या किया था, अपने मिलिट्री में अपने मेथड से, जो यूरोप के एडवांस मिलिट्री मेथड्स थे, एक्सटर्नल एक्सट्रीम डिसिप्लिन वाले या जो भी था, उस सबसे उन्होंने इंडिया के सोल्जर्स को, जिन्हें इन ब्रिटिशर्स ने बेसिकली यूरोपियंस ने नाम दिया था सिपॉइज का, आगे भी इस वर्ड को हम पढ़ेंगे, इन्होंने इनको ट्रेन करा था। और जो वहां के रूलर्स थे, जो लोकल रूलर्स थे, उन लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, ताकि इस्तेमाल करके उनको अपना पपेट बना के कैसे इनकी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है, कैसे इसमें घुसना है, वो इन लोगों को काफी अच्छे से आ गया था। शुरुआत भी यहाँ पर कर दी थी किसने, डुप्लिक्स ने, जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और उन्होंने क्या किया था, बेसिकली यूरोप की मिलिट्री के मेथड से इंडिया के सोल्जर्स को ट्रेन किया था। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा कार्नेटिक वॉर्स का, जिसका मतलब क्या था कि जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो यहाँ पर वॉर हुए थे, वो यहाँ पर कार्नेटिक वॉर्स। तो यहाँ पे बेसिकली 2-3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, जिसमें फ्रेंच जो है फाइनली हार गए थे और डुप्लिक्स ने फिर जो है मद्रास को कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ कि जो फ्रेंच थे वो फाइनली यहाँ पे हार गए थे और सिर्फ थोड़ी बहुत एक आधा जगह पे वो रह गए थे, खासकर पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी वाला जो पार्ट था और आसपास के छोटे मोटे एरियाज बस वहां पे। तो ये यहाँ पर हुआ था कार्नेटिक वॉर्स। अब देखो जो भी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, जो पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, वो सब आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इस पार्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है जी। कहते हैं पोर्तुगीज की तरह इन लोगों ने नहीं किया था, फ्रेंच का कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ जी वो उन लोगों की रिलीजियस लाइफ में, सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं था। हाँ, बस एक बार थोड़ा सा क्या था कि उन्होंने जो टेम्पल था ना पौंडीचेरी का, उसको जो है तहस नहस करा, डिस्ट्रॉय करा था, ताकि वो वहां के लोगों के ऊपर क्रिश्चियनिटी थोप सकेंगे। लेकिन मेन जो उनका फोकस था वो किस पे था, ट्रेड पर था। तो डच का भी, फ्रेंच का भी, इनका जो मेन फोकस रहा था वो किस पे रहा था हमारा, किस पे,
ट्रेड पे रहा था, ठीक है जी, किस पे था, ट्रेड पे था। लेकिन पोर्तुगीज यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी गोवा का इंक्विजिशन करा था अपने रिलीजन को वहां पे इम्पोज करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स की तो भैया यहाँ पे बात ही अलग थी, जरा इनकी ही बात यहाँ पर अब हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब आ चुके हैं, सबके साथ वॉर चल रहा है, लेकिन आखिर ये ब्रिटिशर्स कब आए, क्यों आए, कैसे आए। 1608 में एक्चुअली ये लोग पहली बार आए थे, इंडिया में आए थे, और सबसे पहले आके इन लोगों ने सूरत में ही अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करी थी। तो हम यहाँ पे कहते हैं किस तरीके से ब्रिटिशर्स आते हैं, और वो ट्रेडर्स से, जो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर बनने आए थे, यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, बेनिफिट कमाने आए थे, वो यहाँ आके रूलर्स कैसे बन गए, और इतने बड़े इंडिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करने वाले कैसे, मतलब कैसे करा उन्होंने। कहते हैं ब्रिटिश का जो एक कॉन्क्वेस्ट था उस समय पता चलता है किस तरीके से एक बहुत बड़ी जो पावरफुल कंपनी है वो किस तरह एक बहुत बड़े एरिया को राज भी कर सकती है, उस पे एक एम्पायर उसे कैसे बना सकती है। डायरेक्टली इन्वेजन उन लोगों ने नहीं किया था, उन लोगों का यहाँ पे आना और हमारे एरिया को, हमारी कंट्री को, हमारी टेरिटरी को इन्वेड करना, इस पे कंट्रोल करना, बहुत इनकी सोची समझी साजिश थी, बेसिकली बहुत कुछ यहाँ पे था। तो वो दिखाते यही थे वो स्टार्टिंग में कि हाँ जी यहाँ पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, लेकिन उन लोगों की इंटेंशन एक्चुअल में हम लोगों को पता है कुछ और ही थी। 1608 में जो ये लोग पहली बार आए थे और इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए थे, जब वहां की जो किंग थी, सॉरी क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, इन्होंने इनको स्पेशल पावर दी थी। दो पावर दी थी, पहली बात कि जाओ इंडिया में और जैसे बाकी लोग यहाँ पे, बाकी कंट्रीज यहाँ से ट्रेड करके बहुत कमा रही है, तुम भी लोग वहां जाओ और वहां से खूब कमा कर लाओ, और मैं अपने इंग्लैंड से, यानी कि अपने ब्रिटिश से, अपने ब्रिटेन से कोई और कंपनी इंडिया में नहीं भेजूंगी तुम्हारे साथ, मतलब बेसिकली वहां पे ट्रेड करने के लिए। तो इंग्लैंड से एकमात्र कंपनी जो होगी तुम जाओगे, नेम्ड एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और तुम लोग वहां जाके खूब ट्रेड करो। ये इनको जो है एक स्पेशल पावर दी, और एक पावर इनको ये दी कि ठीक है तुम लोग वहां जाओ और वहां जाके अपनी आर्मी भी रेस कर सकते हो अगर तुम लोगों को नीड पड़े तो ये जो इन्हें कुछ स्पेशल पावर दी गई। और 17th सेंचुरी में जब वो लोग यहाँ पे आ चुके थे 1608 में ही, उसके बाद इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट, पहली ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में स्टैब्लिश करी थी, गुजरात में। अब बाद में जो है मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा वगैरह में भी करी थी। कहते हैं लोकल रूलर्स ने स्टार्टिंग में तो भैया उन लोगों को वेलकम किया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली वो लोग ट्रेड करने आए थे, लेकिन किसे पता था कि यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए, हमारे इंडिया को चलाने आए हैं। अब उन लोगों ने चलाया कैसे भैया, इसकी शुरुआत कैसे हुई उन लोगों को चलाने की। उन लोगों ने चलाया तो चलाया, हम लोग चल भी गए, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे काफी ज्यादा थी। अब देखो उन लोगों ने क्या करा बेसिकली। कहते हैं उन लोगों ने पहले काम यहाँ पे किया था, फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि तोड़ो और राज करो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन लोगों ने यहाँ पे एस्टैब्लिश करी, जब उनको ये लगा कि हाँ जी भैया यहाँ पे तो यूनिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा करते हैं यहाँ की यूनिटी तोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने उसके लिए इन लोगों को डिवाइड करना शुरू करा। और डिवाइड करने के लिए वही वाली बात है, अपने आप को ट्रेडर के रूप में ही दिखाया, लेकिन मैंने बोला है पहले भी कि उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में, इंडिया की जो पॉलिटिक्स चल रही थी अलग अलग रूलर्स के बीच में, उन लोगों ने उसमें इंटरवीन करना शुरू करा। हम ये पहले भी समझ चुके हैं कैसे इंटरवीन किया था। अगर यहाँ पे दो रूलर्स हैं, एक रूलर ये रहा, एक रूलर ये रहा, ये अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो या तो ऐसा होगा, मतलब स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, ये रहे ब्रिटिशर्स और ये रहे दोनों के दोनों रूलर्स, अब इनमें से किसी एक का साथ देंगे ब्रिटिशर्स, यहाँ पे इसका साथ दिया और कहा कोई बात नहीं, तुम लोग लड़ो और तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ पे इनको आर्मी रेस करने की ताकत भी थी, तो इन लोगों ने आर्मी कहा कि भाई मैं आर्मी रेस करूंगा और मैं तुमको दूंगा, तुम लड़ो। भाई ये तो चौड़ में आ गया कि ठीक है भैया मैं लड़ूंगा अब, और ये लड़ने जो है इससे पहुंच गया, लड़कर इसको हरा भी दिया। अब जब हरा दिया तो ब्रिटिशर्स ने कहा देखो तुम मेरी वजह से जीत पाए हो, तो अब जो वो वाला एरिया है जिसको तुमने हराया है इस पे मैं ही राज करूंगा, और अब जहां पे तुम राज कर रहे हो वहां पे भी इनडायरेक्टली मेरा ही राज होगा, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। स्टार्टिंग में इन लोगों ने इस तरीके से इस लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करा। अब बाद में ये इंटरवेंशन इतना हो गया कि अगर यहाँ पे दो रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं ना, तो ये वाला जो है खुद ही भाग के ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये काम इन लोगों ने यहाँ पर करा था। तो वे वाली बात है, पहले यहाँ पे सपोर्ट दिया कुछ रूलर्स को, मिलिट्री सपोर्ट दिया, और राइवलरी अगर यहाँ पे उनके बीच में हो रही है, या अगर उनके टेरिटरी में सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा है कि अब पापा के बाद यहाँ पे दो बेटे हैं, इन दोनों में से राजगद्दी को कौन संभालेगा, दोनों में से किसी एक का साथ ब्रिटिशर्स देंगे, इसको हरा देंगे, अब ये राजगद्दी पे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स, क्योंकि इसने इसको जितवाया था। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस वाली पॉलिसी को फॉलो कर कर अपने कंट्रोल को और ज्यादा ही बढ़ा दिया था। और ये चीज सच बताऊं तो और ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे 1757, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, जो कि पालाशी वेस्ट बंगाल में जो है वो हुआ था। पालाशी को ही
यूरोपियन एक्सेंट में प्लासी कहते हैं, तब से हम इसको प्लासी का ही यूज पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस चीज का कि किस तरीके से उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करके, या अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का फायदा उठाकर किसी एक पर्सन को अपनी तरफ कर कैसे उनको पूरे ही बहुत बड़े एरिया पे राज करना है, उनको ये चीज समझ में आनी थी। अच्छा, उस समय का जो बंगाल वाला पार्ट था वो आज का बंगाल, आज का बिहार और आज का उड़ीसा, तीन पार्ट जब मिला दोगे तो उस समय का वो बंगाल वाला पार्ट बनेगा। और उस समय पे अगर आपका जो कंट्रोल था अगर वो उस वाले रीजन पे होता या अगर था, तो आप ऑलरेडी बहुत बड़ी पावर थे, बिकॉज वो बहुत बड़ा एरिया है। और अगर इतने बड़े एरिया पे आपका कंट्रोल है, यानी कि इतने बड़े एरिया से आपके पास टैक्स आएगा, अगर आपके पास टैक्स आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो आप ऑलरेडी धीरे धीरे करके अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकते हो। ये बात बहुत सिंपल है। तो वही यहाँ पर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी में ये चीज हुई थी कि जब यहाँ पर आप पता है क्या था, अंदर देखो बंगाल चल रहा है, बंगाल का सीन चल रहा है, तो जो नवाब, जो बंगाल का जो किंग था, नवाब था बेसिकली, उसके कोर्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी कि कौन बनेगा, कौन राजगद्दी संभालेगा, क्या चीजें होंगी, उसके ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पे कहते हैं जो आपका सिराजुद्दौला था, जो नवाब था बंगाल का, उसके बीच में यहाँ पे, और जो आपका मीर जफर था, उनके कोर्ट का एक कमांडर था, कोर्ट का एक चीफ था, जिसका नाम था मीर जफर। इन दोनों के बीच में कुछ क्लैश चल रहा था। इसका फायदा उठा के आता है ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स का एक वो था, एक पर्सन था नेम्ड एज रॉबर्ट क्लाइव। क्लेवर था बहुत। इन्होंने इस पॉइंट का, इस चीज का, जो कि नवाब, जो बंगाल के नवाब, आई होप आपको गाने की आवाज ना आ रही हो, ये बहुत तेज चल रहे हैं गाने, बट आई होप ये माइक उसको कैंसिल कर पा रहा हो, वरना ईएमआई हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कहते हैं सिराजुद्दौला और जो मीर जफर था, दोनों ही एक नवाब, एक बंगाल का नवाब, एक बंगाल का कमांडर था। इन दोनों के बीच यहाँ पे क्लैश चल रहे थे, और इस क्लैश को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड, अपने आप को इंटरवीन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे घुस गया था। और उसने क्या करा, मीर जफर के साथ कॉन्स्पिरेसी करी, यानी कि षड्यंत्र करा, और कहा कि तुम इससे मत लड़ो अभी ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं कहूंगा सिराजुद्दौला, यहाँ पे मीर जफर था, इन दोनों के बीच यहाँ पे क्लैश चल रहा है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर जो एंटर करता है और कहता है कि षड्यंत्र करते हैं कि तुम जो है मेरे साथ आ जाओ और हम मिलकर जो है इस पे अटैक कर देते हैं। अटैक करा इन लोगों ने, यहाँ पे युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे मीर जफर ने एक तरीके से किसी एक्सटर्नल पावर के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके अपने ही नवाब को जो है रास्ते से हटा दिया। और मीर जफर जो है खुद यहाँ पे राज करने के लिए आ गया, लेकिन जैसे वो राज करने आया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल में यहाँ पे राज कौन करेगा, अभी रॉबर्ट क्लाइव करेगा, और जो भी यहाँ पे क्लाइव कहेगा वो सब काम जो है मीर जफर को करने होंगे। और इसे ही कहा गया यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी, जिसके थ्रू काफी बड़े एरिया पे धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बैठ गया था। समझे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी कुछ दो पॉलिसीज की, डॉक्ट्रिन्स की आप कह सकते हो, विच वाज फर्स्ट वन वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपको दिख रही है पिक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि उस टाइम के लॉर्ड थे, लॉर्ड भगवान, जैसे कि डलहौजी, मैं लॉर्ड वर्ड नहीं यूज करूंगी, सॉरी, डलहौजी थे, और डलहौजी इस पॉलिसी को, इस डॉक्ट्रिन को लेकर आए थे, विच वाज नेम्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या था, अगर आप एक किंग हो या क्वीन हो, जो भी हो, अगर आपका कोई नेचुरल, आपका खुद का, आपके पेट से, आपके कोख से जन्मा हुआ मेल, मेल नॉट फीमेल, मेल हेयर नहीं होगा, यानी कि आपका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, आपका कोई बच्चा नहीं है आपका खुद का, तो आप किसी अडॉप्टेड चाइल्ड को अपनी राजगद्दी नहीं दोगे, आपकी राजगद्दी ब्रिटिशर्स के पास अनेक्स हो जाएगी। ऐसी इस डॉक्ट्रिन में कहा गया, इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया, विच वाज नेम्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंदर झांसी की रानी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी अपना एरिया उन लोगों ने, उसमें मना किया था, हमने देखा था इसी चैप्टर में, हमने देखा था कि किस तरीके से वो लड़ते लड़ते इस चीज के लिए वो मर गई, लेकिन उन्होंने अपना एरिया सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्ट्रिन के चलते नहीं दिया उनको, उन्होंने बिना लड़े अपने टेरिटरी को, अपनी राजगद्दी को छोड़ने से इनकार कर दिया, चाहे वो लड़कर, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बनकर एक स्टोरी सेट कर कर, इवन वहां से जाकर टांटियां तोपे के साथ मिलकर भी उन्होंने वॉर करना सही समझा, बट बाद में वो हार गई थी, वो चीज अलग थी, तो उनको देना पड़ा, चली गई उनके हाथ से गद्दी, लेकिन ये चीज हुई थी। दिस वॉज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ में आ गया आपको ये वाली चीज। और इस चीज से लोग बाग और नाराज हो गए थे, और फिर 1857 का जो रिवोल्ट था, अब वो और जोरों शोरों से होने वाला था। अब यहाँ पे आप लोग एक वर्ड पढ़ोगे बार बार, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, कि भैया ये प्रिंसली स्टेट थे, ब्रिटिशर से कंट्रोल में थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आखिर ये ब्रिटिशर, आखिर प्रिंसली स्टेट्स थे क्या?
तो बेसिकली प्रिंसली स्टेट एक वो स्टेट थी जो कि एक प्रिंस के कंट्रोल में है, नाम से बात चल रहा है। प्रिंसली स्टेट है एक वो स्टेट जो कि एक प्रिंस के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? प्रिंस के, इंडिया के प्रिंस के कंट्रोल में, महाराजा के कंट्रोल में है। लेकिन उस पे जो सॉरी उस पे जो गाइडेंस दे रहे हैं, उस पे जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे तो प्रिंस कहने को राज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है। दिस वॉज कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। ऐसे स्टेट को कहा गया था प्रिंसली स्टेट बिकॉज उस टाइम पे इंडिया में दो प्रकार की, मतलब जब ब्रिटिशर्स अपनी पावर की पीक पे पहुंच गए थे, बिल्कुल पीक पे थे, उस टाइम पे इंडिया में दो प्रकार की स्टेट हुआ करती थी। एक थी प्रिंसली स्टेट, काफी ज्यादा थी, और एक थी कुछ ऐसी स्टेट जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। तो डायरेक्टली है वो डायरेक्टली है, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट थी वो इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। ये इनके अगर स्टेट में कोई इंटरनल मैटर चल रहा है उसमें भी यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वही इनके डिफेंस को, इनके मिलिट्री को, इनके बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे होंगे उस चीज को, यहाँ पर बाकी पॉलिसीज को यही लोग मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। यहाँ पे इसे कहा गया बच्चा आपकी प्रिंसली स्टेट। यार गाना बंद हो जा रहा है, मुझे डिस्ट्रक्शन हो रही है भाई। अभी थोड़ी है सगाई, पता नहीं क्या ही होता रहता है यहाँ पे, गली में भी ना अलग अलग प्रकार की यहाँ पे आए दिन के फंक्शन होते रहते हैं। अभी तो शायद से दे उठे भी नहीं है, पता नहीं क्या होता रहता है। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस की। अब इनके द्वारा लाई गई एक और पॉलिसी विच वाज नेम्ड एज सब्सिडरी अलायंस। का मतलब क्या था? अब देखो क्या हुआ है कि ब्रिटिशर्स की जैसे आदत बन चुकी है कि इंडियंस के बीच में घुसने की। अब लोगों ने खुद से ये चुल बिठाई अपनी, खुद से ये कहा कि हम ऐसा करेंगे तुम, हाँ, ताकि तुम जो है सुरक्षित रहो, इसलिए तुम इंडियंस के कोर्ट में मैं अपना एक ब्रिटिश का एक रेजिडेंट बिठा दूंगा, मैं बिठाऊंगा ताकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकूं कोई इंटरनल या कोई एक्सटर्नल थ्रेट से, किसी धमकी से, किसी भी डैमेज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे कोर्ट में बिठा दूंगा। भैया कहा कि ठीक है, लेकिन इसका एक्सपेंस तुम बियर करोगे। है ये क्या है भाई? यही है, यही हुआ। उन्होंने कहा कि भैया मैं अपना एक पर्सन तुम्हारे यहाँ पे बिठा दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरी मिलिट्री का एक्सपेंस तुम बियर करोगे भैया। ठीक है जी, वो यहाँ पर कहा गया था। और साथ साथ बाकी कंट्रीज के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे होंगे उसको भी मैं ही मैनेज करूंगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि भैया किसी और के साथ रिलेशन होने ही नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स के अलावा। ना तुम पोर्तुगीज के साथ ट्रेड करोगे, ना तुम डच के साथ ट्रेड करोगे। ये टाइम चल रहा है बीच का टाइम, जब ये सब आपस में है यहाँ पर, बस ब्रिटिशर्स की पावर जो है बढ़ती जा रही है बिकॉज उन लोगों ने पॉलिटिक्स में खुद को घुसेड़ लिया था। तो अभी यहाँ पर ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो टाइम आएगा जब ये सब जो है लड़ते रहेंगे, लड़ लड़ाकर एट द एंड ब्रिटिशर्स ही बच जाएंगे। बट अभी यहाँ पर जो पॉलिसीज चल रही है सब उनके होते हुए ही चल रही है, तो वो चीज यहाँ पे चल रही है। देखने में ही लग रहा था कि हाँ जी यहाँ पे रूलर जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एज आई टोल्ड कि रियल पावर किसके हाथ में थी भैया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी। दिस वॉज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस कि मैं अपना एक इंसान तुम्हारे कोर्ट में रखूंगा ताकि वो तुम्हारी जो प्रोटेक्शन कर सके, इसके बदले मेरे ट्रूप्स को, मेरी आर्मी को, एक्सपेंस को तुम बियर करोगे, और साथ साथ तुम ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं रखोगे। और इस चीज को एक्सेप्ट करने वाली फर्स्ट स्टेट बनती है हैदराबाद स्टेट। रिमेंबर इट, एमसीक्यू में हालांकि मैं डाल दूंगी। पहली स्टेट बनती है इनमें से 1798 में इसको एक्सेप्ट करने वाली, बाद में जो है बाकी कंट्रीज भी इसको एक्सेप्ट करने लगी थी। आप जरा मैं यहाँ पे फेमिन्स की बात करती हूँ कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी, इस मनहूस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते, इस EEIC के चलते हमारे देश में कौन कौन सी भुखमरियां छा गई, क्या क्या प्रॉब्लम होगी। प्लासी का जब युद्ध हुआ उसमें ये जीत गए, उसमें उसके भी भैया प्लासी का मैंने बोला कि बंगाल का इतना बड़ा एरिया जो कि आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पार्ट है, इतना बड़ा एरिया जब उन लोगों के कंट्रोल में आ गया तो बहुत बड़ा टैक्सेशन पावर, बहुत बड़ा इनकम सोर्स, बहुत बड़ा रीजन इनके कंट्रोल में आ गया। और उसकी वजह से वहां से टैक्स कलेक्ट करने का, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का इन लोगों के पास जब अधिकार आ गया तो वो इंडिया का बहुत एक बड़ा, क्योंकि भाई इंडिया का बहुत अच्छा रीजन था, बहुत बड़ा रीजन है, और वहां पे अगर इतना उन लोगों ने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह स्टैब्लिश करे, अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, तो वहां से उनकी इनकम होकर वो एक बहुत बड़ी पावर बनना काफी जाहिर सी बात उस टाइम पे हो चुकी थी। और ये था कि उन लोगों ने यहाँ से बस लिया ही लिया है, गवर्नेंस के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, खर्चा करने के नाम पे, यहाँ के सिस्टम को सुधारने के नाम पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवाय बकवास के। वो उन लोगों ने यहाँ पे किया था, अपनों का पेट भर के हमारा पेटों पे लात मारी थी। वहां पे दो फेमिन आएंगी काफी बड़ी बड़ी। मेजर वन वाज बंगाल फेमिन ऑफ 1770 या 1772, उस टाइम के बीच की यहाँ पर जो फेमिन आई थी। इस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो क्रॉप वैसे ही फेल हो चुकी है, क्रॉप फेल हो गई है तो फार्मर्स टैक्स कैसे देंगे?
फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं है भैया। तो उन लोगों का सिस्टम ही अलग था। उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सा फार्मर कितनी क्रॉप ग्रो कर रहा है। उन लोगों को मतलब था ये फार्मर है, इतना बड़ा लैंड है, यहाँ से इतना पैसा तुमको देना होगा। अरे भैया मेरी खेती ही नहीं हो रही, हाँ तो मैं क्या करूं, मेरे को तो पैसा चाहिए। उन लोगों ने क्या करा, क्रॉप फेल होने के बाद भी उन लोगों से हैवी टैक्सेस की डिमांड करी, बहुत हैवी टैक्सेस की डिमांड करी, जिसकी वजह से वहां के 1/3 पॉपुलेशन 10 मिलियन जो लोग थे वो मर गए थे भुखमरी से। उन लोगों के पास खाने कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो लोग टैक्स डिमांड करते रहे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उन पर गुस्सा भी किया था। हालांकि उस गुस्से का उन पर कोई असर नहीं था, वो इससे बहुत सा पैसा कमा चुके थे बहुत लॉन्ग टर्म तक। अच्छा, फिर यहाँ पे आई ग्रेट फैमिन ऑफ 1876 की। अब यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, दिस वाज इन द मद्रास रीजन, आपका जो साउथ वाला रीजन था ये वहां पे हुई थी, वहां पे सब चीजें हो रही थी। जब यहाँ पे वहां के 8 मिलियन लोग, 80 लाख करीब करीब लोग जो था वो वहां पे ऑलमोस्ट मरने के कगार पर आ चुका था। डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में हो रहा था, मद्रास वाले रीजन में, एज आई टोल्ड यू, तो वहां पे ये था। तो अब वहां पे क्या हुआ था, पहली बात तो तुमने क्या करा, यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन बहुत बढ़ा दिया, तुम रेवेन्यू बहुत हाई कलेक्ट कर रहे हो। हमारी क्रॉप यहाँ पे फेल हो चुकी है, हमारे पास खाने को नहीं है, शॉर्टेज आ रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और तुम हमसे टैक्स मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। उसके बाद से इवन पता है क्या था कि जो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई है, हमने जिक्र किया था उसका, कि उस सारी क्रॉप्स के प्रोड्यूस को वो लोग पोर्ट तक ट्रांसफर कराएंगे। तुम लोगों ने रेलवे बनवाई अपने बेनिफिट के लिए, और उस रेलवे के थ्रू तुमने जो अंदर सामान प्रोड्यूस हुआ है, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, तुम उसको जो है पोर्ट तक लेके गए, ताकि इस पोर्ट से तुम उसको लेके जाके अपने इंग्लैंड में लेके जाके अपने वहां का पेट भर सको। पहली बात तुमने ये काम करा, प्लस तुम हमारी क्रॉप्स को वहां पे लेके गए, हम लोगों को नुकसान में डाला, हम लोगों का टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। फिर तुम हमारे खुद के लोग भी कम नहीं है, जो इंडिया के ट्रेडर्स थे उन लोगों ने भी क्या करा, जो थोड़ी बहुत बची कुछ सप्लाईज थी उन सबको जो है होल्ड करके रख लिया, अपने पास रोक कर रख लिया, इस ताक में कि जब इसके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे तब हम इसको निकालेंगे। मतलब तो वाली बात होगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सुभान अल्लाह, तो ये और माशाल्लाह, अल्लाह नो सॉरी, तो ये वाला उन्होंने जो है काम यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज की वजह से और प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी, प्लस तुम और बदतमीज हो, सच्ची में इस चैप्टर को पढ़ के मुझे गुस्सा आती है। प्लस तुम और बदतमीज हो कि तुमने, ये सब तो हो रहा था, फिर तुमने कहा भैया हमारा तो प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसी मार्केट चलेगी, जैसा भी सप्लाई डिमांड का रेशो होगा, उस अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते रहेंगे, कहीं प्राइस बढ़ेगा कहीं प्राइस घटेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन पहले तुम लोगों ने इतना नाश कर दिया हमारा, ऊपर से तुम लोगों ने दरबार बुला लिया अपने लोगों को भरवाने के लिए कि तुम यहाँ पे आके खाओ, ये तो वैसे खाना कमाना नहीं है हमारे पास, तुम यहाँ पे जो है वो तुम लेके जा रहे हो, और जो रहा बचा है वो हमारे लोग हम पे नुकसान कर रहे हैं, हमारा टैक्स तुम बढ़ाए जा रहे हो, हम मरे जा रहे हैं भूख से, हमारा बिल्कुल हाल बेहाल हो रहा है। बिल्कुल देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर लोग बाग कैसे सूखे काटा हुए जा रहे हैं, इतनी यहाँ भुखमरी छा रही है, लोग बाग मर रहे हैं। उस टाइम पे जो लिप्टन थे, मैं लॉर्ड क्यों बोलूं भाई, जो वाइसरॉय लिप्टन थे, उन्होंने क्या किया था भैया, दरबार लगा दिया था वहां पे, मिलियंस ऑफ लोगों का, सॉरी मतलब हजारों लोगों को वहां पे खाने में बुलाया था, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों ने और सफर करा था। ये कर क्या रहे हो, ये वाला पॉइंट उस टाइम पे था, इन लोगों ने कैसे नहीं पूछा, तो ये वाली चीज यहाँ पे हो रही थी। अब देखो, जब यहाँ पे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये फेमिन्स का आना बहुत नॉर्मल था, उस टाइम पे बहुत सी भुखमरियां छाई थी, जिसमें 50-100 मिलियन लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, वो चीज यहाँ पर हुई थी काफी ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, चेंजिंग लैंडस्केप, यहाँ पे किस तरीके से चीजें यहाँ पर चेंज हो रही थी उस टाइम पे। पहली बात, जो इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी उसकी खुद की, उनका यहाँ पे डैमेज कैसे हो रहा था, उनमें क्या हो रहा था, जरा उसकी बात करते हैं। तो ऐसा ही टोल्ड यू कि 18th सेंचुरी से पहले इंडिया जो है काफी फेमस थी अपने टेक्सटाइल्स के लिए, अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, जहां पे सामान प्रोड्यूस कर रहे थे, टेक्सटाइल्स वगैरह, आयरन का, स्टील का, पेपर एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो खासकर इंडिया की टेक्सटाइल थी, स्पाइसेस थी, वो तो बहुत ही फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में, तभी तो ये भूखे यहाँ पे आए थे हमारा सामान लेने के लिए। तो ये यहाँ पे था, तो इतने बढ़िया डिजाइन यहाँ पे इंडिया के टेक्सटाइल्स के, इतने बारीक डिजाइन थी, बारीक एम्ब्रॉयडरी, वो सब चीजें यहाँ पर काफी डिमांड में था। लेकिन भैया ब्रिटिशर्स ने आकर तो हमारा नाश ही कर दिया। उन लोगों ने क्या करा कि जो भी यहाँ से प्रोडक्ट, जो फिनिश गुड है, वो फिनिश गुड जब ब्रिटेन जा रहा है, उन्होंने उस पर हाई टैक्सेस लगा दिए कि अगर वो सामान इंडिया में 100 रुपए का प्रोड्यूस हो रहा था और अगर ब्रिटेन में जाके पहले के टाइम पे 105 रुपए का बिक रहा था, अब उसे इंडिया में बढ़ा के कर दिया गया फॉर सपोज 180 रुपए, या मान लो 200 रुपए। अब यहाँ पे लोग बहुत टेंशन में, भैया तो बहुत महंगा है, अब लोग यहाँ पे नहीं खरीद रहे हैं।
उन लोगों ने क्या करा, ब्रिटेन के गुड़ जो वहां पे 100 रुपए के बिक रहे थे वो यहाँ पे बिना किसी टैक्स के आराम से उन्होंने सेल करे 100 रुपए के। अब जो लोग बाग थे वो यहाँ के इंडिया के ब्रिटेन के गुड्स को खरीद रहे थे। तो यानी यानी कि क्या हुआ यहाँ पर कि इंडिया वाले ब्रिटिश के गुड्स को खरीदने लग गए, क्योंकि वो लो टैरिफ पे आ रहे थे, उस पर कोई टैक्सेस नहीं थे, बहुत कम टैक्सेस थे, तो यहाँ पर उसे खरीदने लग गए। प्लस जो इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा था फिनिश गुड वो बंद होने लग गया, लेकिन ब्रिटेन का फिनिश गुड तो इंडिया में आने लग गया। अब यहाँ पे इंडिया से क्या जाएगा धीरे धीरे करके, जब यहाँ की इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं आएगा वो बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पे इन ब्रिटिशर्स आएंगे और यहाँ का जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे कम टैक्सेस में लेके जाएंगे ब्रिटेन में, और फिर यहाँ पे से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और इस गुड को लेके आएंगे कम माल, कम अच्छे खासे पैसों में इंडिया में आके सेल करेंगे। एक तरीके से उन्होंने ऐसा काम करा जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो पैसा था भैया वो तो बढ़ता चला गया, और हम इंडिया का पैसा, इंडियंस की इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब जो है नष्ट हो गया बिल्कुल ही। जो स्किल्ड आर्टिसन थे, इतने बढ़िया हाथ की कलाकारी वाले जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी जीवन भूमि जो है, मतलब जो लाइवलीहुड था, बिल्कुल खो दिया, और वो लोग दोबारा से फार्मिंग की तरफ जो है चले गए थे। हम लोगों ने ये चीज भी देखी थी। पहले जो इंडिया का वर्ल्ड का जीडीपी, जो भी वर्ल्ड में पूरा का पूरा सामान प्रोड्यूस हो रहा था, उसका 25% पहले यही लोग, हम लोग इंडिया वाले ही प्रोड्यूस करके दे रहे थे। अब 25% से रिड्यूस होकर हम मात्र 5% प्रोड्यूस करके दे रहे थे। ये यहाँ पे जीडीपी में शेयर हम लोगों का नाश होना यहाँ से शुरू हो गया था, और 200 सालों के अंदर अंदर इन बदतमीजों ने हमें वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री से वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री बना दिया था, हमारे फिनिश गुड पे अपना नाम ठोक कर। ठीक है जी। आई नो, मैंने पहले बोला हुआ है कि इस चैप्टर को पढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं जब जब इन चीजों को दोबारा दोबारा पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ, तो मुझे मतलब वो चीजें बहुत गुस्सा मेरे को दिलाती है। मैं इसलिए यहाँ तक इस पॉइंट पे आते आते मैं थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती हूँ। आई नो दैट। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे, विच वॉज कॉल्ड डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस। जो अच्छा खासा हमारा बहुत पुराने समय से चलता आ रहा हुआ गवर्न करने का, शासन करने का सिस्टम था, उन्होंने उसको भी तोड़ ताड़ दिया, उसका भी तहस नहस कर दिया। हम लोग जो अच्छे खासे अपने विलेज के काउंसिल में चलते थे, यहाँ पे देखो इस तरीके से विलेज काउंसिल बैठती थी, आज की लेडीज वाली या लड़कों वाली पंचायत के रूप में नहीं, बल्कि एक्चुअल में विलेज काउंसिल के रूप में वो लोग बैठते थे, और जो भी वहां के लोगों के मैटर्स यहाँ पर हुए, जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, उनको सॉल्व करना, रिजोल्व करना सारे डिस्प्यूट्स को, और जो भी यहाँ पे पब्लिक काम होने, कोई नाली साफ होनी है, इरिगेशन काम होना है, डैम बनना है, कुछ भी यहाँ पर रोड्स बनने हैं, उन सबको यहाँ पे ध्यान से देखना, समझना, और सबको कोई ना कोई काम असाइन करना, ये सारे काम उस टाइम पे अच्छे खासे चल रहे थे। फिर वो लोग यहाँ पे आए और अपना एक लीगल सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पे सेंटर पे बैठा हुआ है ब्रिटिशर, और आसपास किसी के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर किसके पास है, इस ब्रिटिशर के पास हुआ करती थी। उस सिस्टम को आके इसने यहाँ पे इम्पोज कर दिया, किसके लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट पूजा करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। टैक्स को कलेक्ट करना बहुत शुरू कर दिया, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही क्या था, जब तक ये भूखे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे आकर, क्योंकि देखो मेरी वीडियो से तो है नहीं कि यूके में कोई देख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो इंडिया में ही मेजर परसेंटेज है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, तो वहां के तो लोग देख नहीं रहे, और देख भी रहे होंगे तब भी उनको मेरी हिंदी वाली भाषा समझ में आने वाली है, और आ भी गए तभी वो हमारा क्या उखाड़ लेंगे। तो जो हमारे बुक में लिखी है वो चीजें हम लोग छाप रहे हैं, तुम लोगों ने करा ऐसा हमारे साथ, तो हम क्यों नहीं बोल सकते, मैं तो बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। अरे तो इन लोगों का, इन भूखों का पेट ही हमारे टैक्स कलेक्शन से बढ़ रहा था, इन्हें वो करना था, इसके लिए इन लोगों ने ये सिस्टम लेकर आए थे। इनका कोई भी मोटिव नहीं था हमारा वेलफेयर करने का, हम लोगों का भला करना इनका कोई मकसद नहीं हुआ करता था, हम लोगों को सिविलाइज करना इनका कोई मकसद नहीं था। मेन मकसद था हम लोगों से पैसा कलेक्ट करके भूखों की तरह अपना पेट भर के यहाँ से चले जाने का। उन लोगों ने ब्रिटिश के लॉज भी यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करे थे, कुछ ऐसे लॉज जिससे जाहिर है हमारी प्रॉब्लम हुई थी। अपने जो हमारा अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, यहाँ पे हम खुद ही लोग बैठते थे, डिसाइड करते थे, वहां पे इन लोगों ने कोर्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो कोर्ट जहाँ पे आज तक भी काम नहीं होते हैं, आज तक भी केसेस इतने पेंडिंग पड़े हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा करप्टेड डिपार्टमेंट पुलिस को मैं कहती हूँ, तो पुलिस अलग है, कोर्ट अलग है, मेरे को पता है, लेकिन जो लॉ सिस्टम है हमारे यहाँ का, वो छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अभी इस बारे में, वीडियो नहीं है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ऑलरेडी 1 घंटा होने वाला है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग इससे पहले पढ़ते हैं। कोड कितने एक्सपेंसिव यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जो बहुत स्लो है, और वो भी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है फॉरेन लैंग्वेजेस में। जो नॉर्मल लोग था, आम जनता थी भैया, उसको तुमने न्याय से अलग ही कर दिया। अच्छा खासा हम लोग एक गांव में बैठकर अपने न्याय खुद ही कर रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत थी घुसने की उसके अंदर, लेकिन तुम लोग घुसे भाई, तो घुस जाओ, हमारा तो नाश तुम लोगों ने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की एडुकेशन। ओ भाई,
मतलब पैसा लेकर, है ना, उसके बाद यहाँ के सिस्टम में घुसकर यहाँ का सब कुछ तहस नहस करके एडुकेशन को ना बर्बाद करो, ऐसा कैसे हो सकता है जी? ये भी होगा जरूर। मैं ये नहीं कहती कि उन लोगों ने एडुकेशन को नाश ही कर दिया, लेकिन हाँ, जो हमारी खुद की एंशिएंट एडुकेशन थी उसको जरूर खत्म कर दिया। तुमने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा, मुझे शायद इस बात से इतनी दिक्कत नहीं है या दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक वो चीज कहीं तक ठीक है, इट्स ओके, वो लोग लेकर आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुम लोगों ने हमारे एंशिएंट कल्चर को, हमारे एंशिएंट लिटरेचर को नुकसान पहुंचाया, उसे खत्म करा, तो इस बात से प्रॉब्लम है। कहाँ पे कह रहे हैं, उन लोगों ने ब्राउन इंग्लिशमैन प्रोड्यूस करा था, क्योंकि उन लोगों ने लाइन कही थी, आपको आगे आपको दिखा होगा यहाँ पर, खासकर मकौले ने गई थी, क्या हुआ बताती हूँ अभी। तो जो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था, जहाँ पे पाठशाला हुआ करती थी, मदरसा थे यहाँ पर, पाठशाला हिंदुओं के लिए थी, मुस्लिम्स के लिए मदरसा थे, जैन और बुद्धिस्ट वगैरह के लिए विहारास हुआ करते थे, और इन सबकी फिर ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल चीजों के लिए अप्रेंटिसशिप हुआ करती थी, जो कि ये सब चीजें हम लोगों को प्रैक्टिकल स्किल, मॉरल स्किल, कल्चरल वैल्यू सब कुछ दे रही थी। तुमने ये सब यहाँ पे आके खराब कर दिया। बहुत सारे विलेज के जो स्कूल्स थे, तुमने उसको भी बंद यहाँ पे करा दिया। तो जो हम लोगों को एक बेसिक था हमारा एडुकेशन का, लिखना पढ़ना समझना, अरिथमेटिक मैथ्स वगैरह, तुमने वो सब तो खराब कर दिया। और फिर तुम लेकर आते हो अपना मकौले का एक, वहां का एक पर्सन, जिसका इंडिया के एडुकेशन पे क्या विचार है, उसकी एक डिटेल को पढ़ते हुए, एक माइन्यूट डिटेल को पढ़ते हुए एक माइन्यूट रिपोर्ट लेकर आते हो तुम। और उस रिपोर्ट में तुम कहते हो कि भैया, यूरोप की नॉलेज को हमें इंडिया वालों को देना होगा, यूरोप की नॉलेज को हमें यहाँ प्रमोट करना होगा, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो सिविलाइज नहीं है। हमें यहाँ, अच्छा, मकौले ने एक लाइन कही थी कि मुझे एक ऐसी इंडियंस की क्लास बनानी है जो कि कलर में और खून में, मतलब कलर, डार्क कलर, हम लोगों का डार्क कलर होता है एज कम्पेयर टू दो ब्रिटिशर्स, वो गोरे होते हैं, ठीक है। वो ना, वो गाना है, वो इस पे ना एक रील थी, मतलब वो गोरा डांस कर रहे थे उसके ऊपर, एंड रील थी काला काला, मुझे याद भी नहीं आएगा, पता है ऐसी चीजें होती है ना बहुत, कि गोरा, गोरे को भगा देते हैं, काले वाला गाना था वो, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा मेरे, कालेश कालेश पता नहीं क्या था, मुझे याद आएगा तो बताऊंगी आप लोग को याद है तो बताना मुझे, कि गोरों को भगा रहे थे उस गाने में, एंड काले को वो कर रहे थे, तो गोरे उस पर डांस कर रहे थे, रील की समझ में नहीं आ रहा कि गाना भी क्या है, या अपने आप को ही भगाने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज थी। तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि कलर में और खून में तो इंडियन इंडियन होना चाहिए वो पर्सन, लेकिन वो दिमाग में, इंटेलेक्शन में, इंटेलेक्ट में, दिमाग में, ब्रेन में, नॉलेज में वो होना चाहिए, टेस्ट में, ओपिनियन में वो यूरोप का होना चाहिए, इंग्लिश का होना चाहिए। वो उन लोगों ने यहाँ पर बात कही थी, ये लाइन थी, मकौले ने ये बात कही थी। ये सब उन लोगों का था, क्योंकि उनका मानना ये था कि कलर और ब्लड तो तुम्हारा इंडिया ही रहेगा, हम उसको चेंज कैसे कर देंगे। ये तो है नहीं, हमको इंजेक्शन लगा के, जैसे आज के समय पे तो आते हैं गोरे होने के इंजेक्शन, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये तो है नहीं कि हम लोग तुम्हारा जो कलर है उसको चेंज कर देंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो टेस्ट है, तुम्हारा जो नॉलेज है, हम उसको जरूर अपना इंग्लिश वाला जरूर कर देंगे, ताकि तुम लोगों का बहुत अच्छा वैल्यू, प्रेस्टिजियस वगैरह वो सब चीजें यहाँ पर बन सके। इससे क्या हुआ था, इंग्लिश की एडुकेटेड एलिट क्लास, एलिट यानी कि जो हायर क्लास है, इंग्लिश की एक वो अलग बन गई थी जो पढ़ी लिखी है, और बाकी के मास्टर्स यहाँ पे अलग बन गए। तो बेसिकली यहाँ पे दो यहाँ पे डिविजन हो चुका था। अब ये मैं बार बार कह चुकी हूँ कि एट द एंड अपने ही इंटरेस्ट को ये सर्व कर रहे थे, हमारा इनसे कोई मतलब लेन देन नहीं था, तू कौन में खामका वाला हाल था, हमारा फायदा करने का इनका कोई मोटिव, कोई पर्पस नहीं था। इवन इन लोगों ने क्या किया था, अपने मतलब बेसिकली ऐसे क्लर्क, ऐसे छोटे छोटे ऑफिशियल्स प्रोड्यूस कर दिए थे, जो कि इनकी नॉलेज पे, इनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन इनसे बहुत कम पैसा चार्ज करेंगे। अगर वही चीजें ये ब्रिटिशर से कराते तो वो लोग बहुत पैसा लेते, लेकिन जब उन्होंने वही दिमाग इंडियंस को दे दिया, ब्लैक इंडियंस को, ठीक है, उनकी नजरों में, तो वो चीजें इनकी बहुत कम कॉस्ट पर इनकी हो गई, और ये लोग बहुत आराम से शासन कर पाए। ये चीज इन लोगों का यहाँ पे रहा था। सर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएंगे बच्चा, हम लोग रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंपीरियल नीड्स, कि यहाँ पर आखिरकार अब इन लोगों ने किस तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बढ़ती नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे तहस नहस करा, कैसे इनको रीशेप करा, एक नई शेप दी। और नई शेप कैसी थी, बेकार थी हमारे लिए, जाहिर सी बात है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज कर दिया था। जो हमारी इकोनॉमी थी सेल्फ सफिशिएंट वाली, कि हम लोग खुद खाने कमाने वाले हुआ करते थे, अपने एग्रीकल्चर के, अपने क्राफ्ट्स के, अपने टेक्सटाइल्स के, आराम से हम लोग खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको। और जो कि एक ऐसी कंट्री जो कि फिनिश गुड्स को प्रोवाइड कर रही थी, उन्होंने उस कंट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाली कंट्री बना दिया था, जो कि ब्रिटिशर्स के गुड्स को एट द एंड खरीद रही थी।
फिर हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने रेलवे का नेटवर्क बनवाया था और कहा था कि हमने रेलवे नेटवर्क बनवाया इंडिया वालों के लिए। अरे भैया, तुम्हारे इस रेलवे नेटवर्क को बनाने के अपने अलग मोटिव थे, अपने अलग पर्पस थे। अगर तुम बाहर दोबारा किसी कंट्री को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, किसी को कॉन्क्वेर करने के लिए दोबारा उससे बिल्ड कर लो, उनसे लड़ाई कर लो, उनसे बैटल कर लो, अगर तुम्हारे सिपाही वगैरह अंदर देश में घुस के बैठे हुए हैं, तो उनको अंदर से बाहर लेके आने के लिए, रेलवे तक लेके आने के, पोर्ट तक लेके आके वहां जाके ट्रांसफर कराने के लिए तुमको रेलवे चाहिए। तुमने इसलिए रेलवे इंट्रोड्यूस करी। अगर जो सामान इंडिया में अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर तक लेके आने के लिए, पोर्ट्स तक लेके आने के लिए, यहाँ पे तुमने अपने फायदे के लिए इसलिए यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस करी। यहाँ से सामान को कहीं और ट्रांसफर करने के लिए लैंड रूट के थ्रू तुमने इसलिए यहाँ पे रेलवे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। तुमने यहाँ पे अपने काम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस करी है, ना कि अपने के लिए, ना कि हमारे के लिए। लेकिन जो तुमने पैसा लिया, जो इस रेलवे को बनाने में जो खर्चा आया, जो रेलवे जिसने बनाई, हम सब लोग कौन थे? इंडियंस थे। जो खर्चा आया उसका टैक्स भी इंडियंस ने दिया, बनाई भी किसने? इंडियंस ने बनाई। तो तुम लोगों ने हमसे ही काम कराया है, हमारे ही पैसों पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हमारा नाम लिया है कि हमारे बेनिफिट के लिए, जबकि वो करा तुमने अपने बेनिफिट के लिए। मतलब बहुत ही अलग प्रकार खेल इन लोगों ने खेल दिया था। हमारा नाम ले, काम अपने लिए कर रहे हैं लेकिन नाम हमारा ले चुके हैं। बेनिफिट हमारा हुआ है ऐसा वो लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट किसका हुआ है? उनका हुआ है। ओ भैया, क्या चल रहा है? ये काम ये लोग कर रहे थे। टेलीग्राफ नेटवर्क, बातचीत करने का नेटवर्क तुम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, तार तुम लोगों ने इंट्रोड्यूस करे अपने बेनिफिट के लिए भैया, अपने के लिए। हमारे लिए तुमने कुछ भी नहीं करा है। एट द एंड ये लाइन यहाँ पे कही गई थी कि इंडिया वालों ने अपने सब्जुगेशन के लिए पैसा खुद ही दिया है। अपने आप को जो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ऊपर है और हम उसके अंडर काम कर रहे हैं, हम उनका सब्जेक्ट है, उनके अंडर है हम लोग, तो हमने उनके अंडर रहने के पैसा भी खुद ही दिया है। रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे टेलीग्राफ का, यहाँ पे टैक्सेस, यहाँ पे ट्रेड, हमने पैसा भी इन्हें खुद ही दिया है। तो कुछ नहीं कर सकता ना। जब कहते ना, हाउ कैन आई ब्लेम द विंडो व्हेन इट वाज मी हु ओपन, नहीं, इट वाज लाइक हाउ कैन आई ब्लेम्ड द मेस इट क्रिएटेड व्हेन इट वाज मी हु ओपन द विंडो। इसका मतलब होता है कि मैं दूसरे इंसान को कैसे उस चीज के लिए ब्लेम करूं जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जब विंडो खोलने वाला, यानी कि जब दरवाजा खोलने वाला मैं ही था। मतलब हालांकि तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो नहीं यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा मन करा मैंने बोल दिया। अच्छा, आप देखो नेक्स्ट बात करेंगे अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट। अच्छा, देयर वाज अ पर्सन, एक बच्चा था जिसने कहा था कि मैं आप खड़ी होके पढ़ाया करो, बिकॉज उससे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है बच्चों को भी और हम लोगों को भी। जाहिर सी बात है, बच्चा मुझे भी होता है, लेकिन मेरे पास अभी वो सेटअप नहीं है, डोंट हैव डिजिटल बोर्ड काइंड ऑफ, जहां पे आप लोगों को मैं खड़े होके पढ़ा सकूं। अभी यहाँ पर मैं यही वाला सेटअप को यूज करती हूँ, एंड अभी इस साल तो यही रहेगा। आगे आने वाले सालों में अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सका, इनकम बढ़ सके, जो चीजें यहाँ पर मैं चाहती हूँ वो हो सकी, जाहिर है आने वाले साल में फिर वो चीजें भी हम लेकर आएंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चलो फिलहाल पढ़ते हैं अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट। अब स्टार्टिंग में कैसे कैसे किन किन लोगों ने इनको रोका था, कौन कौन से कम्युनिटीज थे जिन्होंने इनको रेसिस्ट किया था, रोका था, और इनकी अथॉरिटी को, इनकी पावर को चैलेंज किया था, कौन थे वो? तो हमें ये चीज पता है भैया, हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो कि हाँ जी, इंडिया क्या था? वेल्थ का सोर्स था, रिसोर्सेस का सोर्स था, मैन पावर का सोर्स था ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन लोगों ने यहाँ पे राज किया था। जैसे यहाँ पर थी, ब्रिटिश का एम्पायर में कभी भी सन सेट नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रिटिश का एम्पायर ईस्ट में भी है और वो वेस्ट में भी है, तो दोनों में ही सूरज कहीं ना कहीं तो उगा ही रहेगा। तो कभी भी उनका एम्पायर में जो सूरज है वो कभी भी नहीं ढलेगा। ये बात हमने यहाँ पे जिक्र भी की थी जब हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करे थे, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ था कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है। आप देखो, हम इस बात करेंगे विच बार अब कौन कौन से यहाँ पे रिवोल्ट हुए। इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आएगा सन्यासी फकीर रिबेलियन। अब सन्यासी और फकीर ने किस तरीके से इनकी कम्युनिटी ने इनको रोका, कॉलोनियलिस्ट को, यहाँ पे उनके एरिया में आने के लिए। तो काफी ऑर्गेनाइज रहा है, काफी पहला था ये। सन्यासी का मतलब क्या है? हिंदू एस्थेटिक, जो हिंदू के बाबा वगैरह होते हैं, और फकीर वो जो मुस्लिम के बाबा वगैरह होते हैं। बंगाल की फेमिन के बाद ये हुआ था एक्चुअल में आपका, जब अब देखो बाबा लोग हैं तो जगह जगह जाना, जाके पैसा इकट्ठा करना, जो भी काम ये लोग करते थे, उस चीज को इनका मूवमेंट करना वो बहुत नॉर्मल था। वो लोग जाते थे जगह जगहों पर, बस उनकी इस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, उनको मना करना कि तुम इस वाले पर्टिकुलर एरिया से नहीं जाओगे। तुमने फिर घुस गए तुम कहीं पे, तुमको मना किया ना घुसने के लिए, लेकिन तुम फिर घुस रहे हो, तो घुसा ये लोग घुसे, और अपनी टैक्स पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, अपनी लैंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी।
ये लोग बाग यहाँ पे गुस्से में आ गए, ये फकीर वगैरह सन्यासी वगैरह, और इन लोगों ने इनके टैक्स कलेक्टर्स को मारा, इन पे अटैक कर दिया, जहां पे इन लोगों का पैसा था उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने जो है इनको बंदित कहा था और इन लोगों को अच्छा क्यों कहा था, कैसे कहा था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसको भी डिस्कस जरूर करेंगे, वहां पे ये बन रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोगों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था, डिफीट करा था बहुत सारे लोगों को, फिर उसके बाद जो है हटा दिया, कुछ को मार दिया। और ये जो आपका रिबेलियन था, इसने इंस्पायर करा था जो हमारे नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, इसके जो ऑथर रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में भी इसका जिक्र करा था, तो इसको भी इन्होंने जो है काफी इंस्पायर किया था इनको भी। तो यहाँ पे फर्स्ट रिबेलियन रहा आपका सन्यासी फकीर का, जिनकी मूवमेंट को उन्होंने जो है रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ट्राइबल्स, ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी, जो कि आज के टाइम पे हमारी स्केड्यूल टाइप ट्राइब्स है, हमारे एसटी है। और ट्राइबल्स का मेन मेन होता है कि अगर वो जिस भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं उस फॉरेस्ट की रक्षा करना, और रक्षा करते हुए जो वहां से उनको मिल रहा है, जो फॉरेस्ट में से उनको टिम्बर मिल रहा है, यानी कि लकड़ी मिल रही है थोड़ी बहुत, या उनको वहां से फ्रूट्स मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है उन सबका इस्तेमाल करके अपनी जीवन रेखा को चलाना, वो इनका मेन होता है। अब अगर तुम उनसे ये कहो कि भैया अब ये लैंड तुम्हारा नहीं है, तुम जो उनके ट्रेडिशनली अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लोगे, और तुम उनसे कहोगे अब ये लैंड तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, और ये अब लैंड हम लोग ट्राइबल आपके मनी लेंडर्स को उन सबको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। वही काम इन लोगों ने यहाँ पर किया था, वो करा। अब इस टाइम पे क्या हुआ, दो तरह की हुई थी, एक हुई थी कोल अपराइजिंग जो कि आपकी हुई छोटानागपुर में, और एक हमारी हुई संथल की जो कि उड़ीसा बिहार झारखंड वाली पार्ट में हुई थी। अब कोल वाली अपराइजिंग थी जो कि जो मुंडास और ओरांस वगैरह हैं उन लोगों ने करी थी, जब ब्रिटिशर्स ने मनी लेंडर्स को और लैंड ओनर्स वगैरह को उनके लैंड को ट्रांसफर कर दिया था और उनसे उनके अधिकारों को छीन लिया था। जो लोग वहां पे रह रहे थे ओरिजिनली, उनसे उनके अधिकारों को छीनकर बाकी लोगों को उनका लैंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया था, जिस चीज की वजह से उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, लड़ाई वगैरह करी, रिवोल्ट करा। एक यहाँ पे हुआ संथल का, जो कि सिंधु और कान्हा मुर्मू ने इसको जो है लीड करा था। उन्होंने भी यहाँ पे यही था कि जो उन लोगों ने लैंड ट्रांसफर कर दिया अलग अलग लोगों को, तो उन लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है लड़ाई करी थी। इवन उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दी थी और बहुत बहादुरी से उस चीज को जो है रोका था, रेसिस्ट करा था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर से भैया बहुत पावर है इन लोगों को, बहुत लोगों को मारा धाड़ा, उनके गाँव को जला दिया गया, एंड एट द एंड उनसे जो रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। हालांकि इस चीज ने बहुत सी कम्युनिटीज को बाद में जो इंस्पायर किया था ऐसा करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट आएंगे हमारी पीजेंट की अपराइजिंग, क्या आखिर फार्मर्स ने क्या किया था उनके इस जो इकोनॉमिकली उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट। तो ये पीजेंट भी जहाँ पे काफी सफर कर रहे थे, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थे यहाँ पर, उन लोगों का लैंड भी जा रहा था क्योंकि वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो सबको ट्रांसफर कर रहे थे। उस टाइम पे यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट यहाँ पर हुआ था। नाउ व्हाट इज इंडिगो या इंडिगो रिवोल्ट? इंडिगो होता है वो नील, जो आपकी नील की खेती होती है ना, इंडिगो हम कहते हैं नील को, जो मम्मी डार्क ब्लू से कलर का नील यूज करते हैं ना कपड़ों में लगाने के लिए, दैट वाज कॉल्ड इंडिगो। उस टाइम पे क्या था, वो इंडिगो ना इंडिया में प्रोड्यूस होता था। इंडिया में ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में यहाँ के फार्मर्स पे से प्रोड्यूस कराते थे इंडिया में ही, यानी कि ब्रिटिशर्स है वो इंडिया के फार्मर्स से कह रहे हैं कि तुम अपने लैंड पे बाकी क्रॉप्स को हटाओ, तुम इंडिगो प्रोड्यूस करो। लेकिन जो ये फार्मर्स थे वो इसको मना करते थे कि भैया हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज हमको पता है अगर हमने अपने लैंड पे इंडिगो को प्रोड्यूस करा तो हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं रहेगा। तो वो लोग मना करते थे और इस चीज के लिए ये लोग इनको बार बार एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन इनसे फिर भी वो काम कराया करते थे, डरा धमका के मार धाड़ के ही सही। इसके अगेंस्ट इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था उसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये पीजेंट्स को जो है यहाँ पर उन लोगों ने बहुत गुस्सा आ गया उनको इस चीज से, तो बाद में उन लोगों ने उनपे मारा धाड़ा, उनको वो सब चीजें यहाँ पर करी। लेकिन उनको जो है पहले उनको बिल्कुल पैसे नहीं मिल पा रहे थे, उनको डेट में यहाँ पे डाल दिया था, कर्जा वो लोग ले रहे थे बार बार, पनिशमेंट उन लोगों को यहाँ पर मिलती थी। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर वो हो रही थी, यानी कि उनको कुछ बंगालीज वगैरह से उनको जो है सपोर्ट मिलता है और उन लोगों को जो है काफी प्रेशराइज करा जाता है, एंड एट द एंड कहीं पे जीत जाते हैं कहीं पे हार जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइप की हो जाती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 का। आखिर 1857 का रिवोल्ट यहाँ पर हुआ उसकी कहानी में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में, जो कि हुई थी 1806 में, उससे पहले हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर म्यूटिनी का मतलब होता है जब यहाँ पे बहुत से लोगों को मारा जाए, बेसिकली मर जाए, तो वो यहाँ पर होता है आपका म्यूटिनी। वेल्लोर में हुई थी ये
सिपाही की बेसिकली यहाँ पर से सिपाहियों ने ये करी थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर ये हुई थी। जिस टाइम पे ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने पता है क्या किया था एक्चुअली, एक यूनिफॉर्म वगैरह इंट्रोड्यूस करी थी, जहाँ पे लोगों ने कहा था कि जो तुम लोग हिंदू और रिलीजियस, जो तुम मुस्लिम वगैरह हो, जो तुम अपने कुछ रिलीजन की प्रैक्टिसेस करते हो, जो तुम लोग अपने सर पे अपना तिलक लगाते हो या कुछ भी यहाँ पर लगाते हो, तुम लोग वो सब चीजें करना बंद कर दोगे, और कुछ से कहा गया कि तुम जो अपनी बियर्ड है उसको शेव करा लोगे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे लाई गई थी जो कि कहीं ना कहीं उनके रिलीजन को इम्पैक्ट कर रही थी, और इस चीज की वजह से लोग बहुत गुस्सा होते हैं। मतलब बेसिकली हिंदू से कहा गया कि तुम जो अपने यहाँ पे लगाते हो ना, फॉरहेड पे टीका लगाते हो, जो भी करते हो उसको बंद करो। और मुस्लिम से कहा गया कि अपनी बीयर्ड को शेव करा लो। अब ये दोनों ही चीजें उन लोगों के लिए उनके रिलीजन के अगेंस्ट थी, तो इस चीज ने यहाँ पर काफी गुस्सा दिलाया लोगों को, सिपाहियों को, सोल्जर्स वगैरह को। और इसने इनके बाद जो इन लोगों ने जो वेदर का फोर्ट था उसको सीज कर लिया, बहुत से ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को मार दिया, लेकिन रिवोल्ट जो एट द एंड क्रश हो गया और ये लोग मर गए, बहुत सारे हमारे सिपाही। उसके बाद एक मेजर रूप से होता है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, इस रिवोल्ट को आगे में पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ते हैं क्या हुआ था। अब जब इन लोगों ने वो एक छोटा रिवोल्ट हुआ, तब इन लोगों ने चलो ठीक है, वो रिवोल्ट जो क्रश हो गया, बात खत्म हो गई। बट उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है ना अपने रेवेन्यू की पॉलिसीज को और खराब, और ज्यादा हार्श कर देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सबसे एक मेन इम्पैक्ट, एक जो मेन कॉज यहाँ पे आता है, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, यहाँ पर क्या था इस रिवोल्ट के होने का, वो ये था कि सोल्जर्स के लिए तुम जिस राइफल्स का इस्तेमाल करते हो ना, जो उसकी कारतूस होती है, उसका कार्ट्रिज होता है, उसको मुंह से फाड़ते हैं पहले, तब जाके उसमें हम लोड करते हैं। वो कहा गया कि जिससे जो उसका पैकेट है ना, वो जिसका बना हुआ है ना, वो सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। राइफल का जो कार्ट्रिज, जो कारतूस होता है, इसको हम पहले मुंह से फाड़ते हैं, उसके बाद जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब उसको हम मुंह से फाड़ेंगे तो वो जो फाड़ने वाली चीज है ना, वो सुअर की और गाय की चर्बी की बनी हुई है। अब भाई गाय हम हिंदुओं के लिए और सुअर इन आई थिंक मुस्लिम्स के लिए काफी ज्यादा सीक्रेट सा मानते हैं। भाई लोगों को फिर गुस्सा आ गया, ये फिर रिलीजन में घुस रहा है हमारे। अभी हमने रिलीजन पे घुसने की वजह से कुछ टाइम पहले इसको लड़ाई करी थी, हमारी रिवोल्ट हुआ था, अब ये फिर घुस गया उसके अंदर। इस बात ने भैया लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। साथ साथ जो सॉरी मंगल पांडे का भी यहाँ पर जो सीन हुआ था, उसके बाद यहाँ बैरकपुर में, उसके बाद में यहाँ पे लोगों को बहुत गुस्सा था। लेकिन जो मेन कॉज यहाँ पर था वो ये था राइफल के कार्ट्रिज वाला। अब इसमें क्या हुआ, मूवमेंट यहाँ पे शुरू होता है, रिवोल्ट यहाँ पे शुरू होता है, मेरठ से शुरुआत होती है और फैलता फैलता दिल्ली की तरफ ये लोग जो आगे की तरफ बढ़ के जाते हैं। और वहां जाके दिल्ली में जाके जो दिल्ली का बहुत छोटा सा एरिया लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर के हाथ में था, उसको जो है ये लोग अपना लीडर बना देते हैं, क्योंकि उनको ये था कि लीडर बनाने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए जो कि हम लोगों को लीड करे। हालांकि वो काफी ओल्ड हो चुके थे, तो इनके पास कोई ताकत वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो है बना दिया था। ये मूवमेंट जो था वो कानपुर, लखनऊ, झांसी बहुत जगहों तक पहुंचा, लेकिन एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं थी इसको लेकर। कोई भी एक पर्सन नहीं था इनको लीड करने वाला, वो चीज यहाँ पे नहीं थी। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स जो है काफी ब्रूटल रहा, बहुत से लोगों को उसने मार दिया और दिल्ली को दोबारा से कैप्चर कर लिया। बहुत से लोग, विलेज जो है वो जला दिए गए, क्रॉप जो है खराब हो गई, तहस नहस कर दिया गया और बहुत सारी डेथ जो है यहाँ पर हो गई थी। एंड दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको पहले ना सिपाही म्यूटिनी एक नाम दिया गया था, जो कि ऊपर का वेलोर म्यूटिनी था। ऐसे ही वेलोर म्यूटिनी के साथ साथ यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट को भी सिपाही म्यूटिनी का नाम दिया गया था, लेकिन जिसको बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट नहीं करा गया था। बिकॉज जो आपका रिवोल्ट था ये वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो सिपाही नहीं थे, इसके अंदर नॉर्मल लोग भी थे, पीजेंट्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, सब लोग यहाँ पे थे। और दूसरी बात, म्यूटिनी अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी कि हम छोटी मोटी यहाँ पे रिवोल्ट हुए, छोटी मोटी मारधाड़ यहाँ पे हुई है, उसका यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये नाम इसको नहीं देना था, बिकॉज एक बहुत बड़ा रिवोल्ट है ये। इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी रहा, हम ऐसा भी कह के चलते हैं कई बार। तो कहते हैं इस चीज का यहाँ पर हुआ था, इससे फॉरेन रूल के अगेंस्ट कैसे हम लोग को रेसिस्ट करना है, वो आइडिया हमें यहाँ से मिला था कि जब इंडियंस एक होंगे तो ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद जो ब्रिटिश का क्राउन था, वहां पर जो क्वीन बैठी हुई थी, उसका डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल हो गया था 1858 से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंड तब से हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज लग गया था। अब यहाँ पे हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर रही थी, अब हमारे यहाँ पे डायरेक्टली ये लोग राज कर रहे थे, ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश की क्वीन थी बेसिकली। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विच इज लेगेसी ऑफ यूरोपिया की कॉलोनाइजेशन, यहाँ पर कैसी रही यूरोप के कॉलोनाइज करने की वजह से हम लोगों के क्या यहाँ पे मेरिट रहे, क्या हमें यहाँ से फायदे मिले, हम जरा उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं।
कहते हैं यूरोपियन मोस्टली जो यहाँ पे ब्रिटिशर वगैरह थे, हम लोगों ने देखा भैया उनका सिर्फ कहने की बात थी कि वो हम लोग को सिविलाइज करने आए, लेकिन एक्चुअल में वो लोग हमें यहाँ पे कॉलोनाइज करने आए थे। ठीक है, वो यहाँ पर था। हम लोगों का बहुत सब्जुकेशन हुआ यहाँ पर, जाहिर सी बात है हम लोग बहुत अंडर रहे, हम लोगों का बहुत एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर हुआ, हार्शली हम लोग को रिप्रेस करा गया, सप्रेस करा गया, एक्सप्लॉइट करा गया, बहुत कुछ हम लोगों ने इस टाइम पे यहाँ पे सहा था। लेकिन क्या कुछ बेनिफिट्स भी हमारे पास रहे इनके यहाँ पे आने के, वो क्या रहे उसकी बात करते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था उसका, बट यहाँ पे हम मेजरली पढ़ेंगे। पहली बात तो इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड के साथ अब ओपन हो गया था, और वर्ल्ड इंडिया के साथ ओपन हो गया था। पहले जो इंडिया का सामान था वो इतनी जगहों पे नहीं जा रहा था, अब लेकिन वो जा रहा था। दूसरी बात, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की ज्योग्राफी की, हमारे ग्रुप्स की, हमारे मॉन्यूमेंट्स की, आर्ट की, इतने बढ़िया तरीके से ये लोग सर्वे करके गए थे ना, हम सब जब सर्वे किया था, तो ये सब ये जो चीज थी ये जगह जगह फैली। ये जगह जगह जो इंडिया का, हम यहाँ पे देखेंगे अभी आगे, जो यहाँ पे इंडिया का कल्चरल ट्रेजर था, वो मतलब जो यहाँ का आर्किटेक्चर था, जो यहाँ की आर्ट थी, जो यहाँ का टेक्सटाइल थी, जो यहाँ का एग्रीकल्चर था, बहुत जगहों पर पहुंचा। और उस वजह से बल्कि यूरोप में तो हमें इस चीज का एप्रिसिएशन भी बहुत मिला था इस चीज का। लेकिन हम लोग को यही पता है कि हमारी बहुत सी जो ट्रेजरी वगैरह थी, उससे सारा सामान जो है, मनुष्य ज्वेलरी, पेंटिंग, जब बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि चोरी करके ये लोग अपने यहाँ ले गए थे, जिससे जाहिर सी बात है हमारा नुकसान तो हुआ, लेकिन उनकी उस म्यूजियम में, उनकी उस जगह पे हमारा अप्रिसिएशन, हमारी तारीफ भी हुई हमारे इस आर्ट की बेसिकली। फिर जो ब्रिटिश के स्कॉलर्स थे, जो ज्ञानी थे उन लोगों ने संस्कृत के टेक्स्ट को यूरोपीय की लैंग्वेज में ट्रांसफर करना शुरू किया था, जिसको काम बाद में फ्रेंच, जर्मन वगैरह ने भी करा था। और इससे हमको एक्चुअली में पता चलता है कि जो इंडिया का जो कल्चर था वो कितना एडमायर करने वाला था, कितना प्रशंसा करने वाला था, जिससे जो वो लोग भी हमारे यहाँ की तारीफ करने के लिए हमारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते थे। ये जो ट्रांसलेशन थी, ये जो चीज थी, इन सब ने यूरोप के फिलोसफर्स को, वहाँ के राइटर्स को, वहाँ के आर्टिस्ट को, लीडर्स सबको जो है इन्फ्लुएंस किया था। इवन बाद में यूएसए के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करा था। इन लोगों ने भी यहाँ पे इस चीज को ट्रांसलेट करा, अपनी इन्फ्लुएंस करा उस चीज ने, इनको भी अपने यहाँ लेकर गए, समझा इस चीज को, जाना, अपनी लैंग्वेज में उन लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके रखा। तो हमें इससे पता चला बेसिकली कि पॉलिटिकल डोमिनेशन होने के साथ साथ कि जिस तरह ब्रिटेन ने इंडिया पे अपने आप को पॉलिटिकली डोमिनेट करा, लेकिन इंडिया ने पूरे के पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड में अपने अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करा। यानी कि ब्रिटेन वालों ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे, कुछ बाकी छोटे मोटे रीजन्स पे अपने आप को पॉलिटिकली डोमिनेट करा, लेकिन इंडिया ने ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने कल्चर को डोमिनेट करा। ब्रिटेन में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, एशिया में, हर जगह, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जो है इंडिया ने उनके कल्चर को, अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करा, पहुंचाया। समझ में आ गया? एंड दैट वाज होल ऑफ द चैप्टर समरी। ये आपके नोट्स हैं, ये आपकी वन शॉट रिविजन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना, जिसको भी चैप्टर के नोट चाहिए, जिसको पढ़ना हो। आप लोग साथ रहोगे, आप लोग ऐसे सपोर्ट करोगे, तभी ये चैनल, तभी मैं और ग्रो कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हूँ, अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए तो आप लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि हाँ जी वीडियो कैसी लगी, इसके नोट्स आप लोगों को कैसे लगे, इसका आपको रिप्लाई जरूर करना है। अगर मैं कहती हूँ तो बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।